जय हिंद बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल, कैसे हैं सब आप? 2 दिन क्लास नहीं थी। आपने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रैक्टिस करी होगी सभी ने, है ना। आज थोड़े से क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन है यार, थोड़ा ध्यान से समझना है आज हमें। आज थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। लास्ट पार्ट पर आ गए हम, एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस पहले देखते हैं, फिर एस्टिमेशन देखेंगे और फिर हम एरिया बाउंडेड कर्व की बात करेंगे, जिसमें हम पहले ग्राफ डिस्कस जरूर करेंगे, है ना। ग्राफ डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करें। हाँ बिल्कुल, नाश्ता वाश्ता कर लिया मोंटी, मैंने खाना वाना खा के आया हूँ, ठीक है। और बोलो, चलो शुरू करें। पवन शुरू करें, बोलो जल्दी से, रेडी हो जाओ सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं। सब लोग रेडी हैं बिल्कुल ध्यान से समझने के लिए, पूरी एनर्जी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, चलो पढ़ने चले। सारे सिपाही स्टार्ट हो जाए, मेहनत पे लग जाएं। योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन अपन ने पढ़ा था और लेबनीज नियम को अपन ने पढ़ा था, है ना। एक आध क्वेश्चन पे इस पे भी बताता हूँ। लेबनीज के नियम पर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, वो क्वेश्चन भी करते हैं। और फंक्शन कैसे फॉर्म करते हैं, मतलब फलनों का निर्माण किस तरह से लेबनीज का रूल होकर किया जाता है, इसे समझेंगे। और फिर लास्ट में एस्टिमेशन समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले में एक छोटा सा देखो, ये दो अपन ने, ये रिकेप में दो बात आ गई। एक तो ये वाला, अब यहाँ पर 1/n लिमिट, पहले ये वाला सेकंड वाला समझो फिर फर्स्ट वाला। लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1/n समेशन 0 से n-1 हो, या 1 से n हो, या 1 से n-1 हो। देखो भाई, यहां पर अपन r ले रहे हैं 0 से, मतलब n का डिवाइड करें तो लिमिट आ जाती है 0 से 1, और r/n को लेते हैं हम x। ये अपन ने अच्छे से समझा है। और एक ये लेबनीज समझा है, लेबनीज नियम, कि अंदर t का फंक्शन है, अंदर x नहीं है, केवल t का फंक्शन है, और ऊपर दूसरा वेरिएबल है x। क्या करते हैं, पहले hx इसमें डाला t की जगह, फिर hx का डिफरेंशियल किया, माइनस gx को t की जगह रखा, और फिर gx का डिफरेंशियल किया। ये लेबनीज रूल था, कई बार अपन देख चुके हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले एक ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, जेई मेंस का क्वेश्चन है, r/n पर बेस्ड है। पहले ये क्वेश्चन करते हैं। पिंटू कुमार बोले क्या नाम ले लिया? चलो आज ले लिया नाम, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। शिवांगी मिश्रा स्टार्ट करें। चलो पहले तुम्हारी ये बातचीत बंद करें ताकि समझने में मजा आए। हमें ये रूल मालूम है, समेशन 1/n, क्या बताया अभी हाल मैंने बताया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट है। 1/n ये फॉर्म होना चाहिए, ये फॉर्म होना चाहिए r बराबर 1 से n, 1 से n-1, कोई दिक्कत नहीं है। f r/n यदि हो तो 0 to 1 और fx से dx ऐसा कुछ लेते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को इनने चेंज कर दिया, है ना। थोड़ा सा, यदि एक बात आप समझ जाए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जेई मेंस में आया क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया। यहां पर इन्होंने क्या लिखा है, n लिखा होना था, 1/n होना था, और यहां पर इन्होंने 2 की पावर n लिख दिया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, यदि अपन मान लेते हैं कि 2 की पावर n को कुछ मान लेता हूं मैं, m मान लेता हूं, लेट माना कि 2 की पावर n को मैंने m मान लिया। अब यदि n इन्फिनाइट है तो m भी इन्फिनाइट है भाई, 2 की पावर इन्फिनाइट इन्फिनाइट ही होगा ना। मतलब यदि n अनंत है तो m भी अनंत ही है। मतलब यहां मैं ऐसा इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं कि लिमिट m टेंस टू इन्फिनाइट ऐसा लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/m 1/1 माइनस 1/m प्लस 1/1 माइनस 2/m। क्या कंफ्यूज क्या किया उन्होंने, कंफ्यूज क्या किया, n लिखा होना था और 2 की पावर n लिख दिया। घबराने की जरूरत नहीं है, यदि n इन्फिनाइट है तो m भी इन्फिनाइट है ना। ऐसा ही होगा ये 1/√1 माइनस 3/m, ऐसा ही कुछ चल रहा है। 1/√1 माइनस m-1/m, ऐसा है।
अब इससे हम लिख सकते हैं लिमिट m टेंस टू इन्फिनाइट 1/m, तो चलो आ गया। इसको लिखा मैंने समेशन से, क्या लिखा 1/√1 माइनस r/m। देखो थोड़ा सा कंफ्यूज किया है आपको, n की जगह 2 की पावर n लिखा ताकि आप इसको केवल इतना, बस इतना सा ट्रांसफॉर्म कर दिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और m कितना है यहाँ पर, r कितना है यहाँ पर, r कितना है यहाँ पर 1 से लेकर तो m-1 तक है। अब 1 से m-1 हो, 0 से m हो, कुछ भी हो, इसका टोटल रिजल्ट हमेशा 0 से कितना आता है 1, और 1/√1 माइनस x। बस इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस और 2√1 माइनस x, यहां रखेंगे 1 और 0, रिजल्ट कितना आ जाएगा -2, पहले तो आएगा 0 -1 मतलब 2, इसका रिजल्ट आ जाएगा 2। एक छोटा सा क्वेश्चन जो देखो आप एग्जाम में पूछा है, क्वेश्चन आसान है पर केवल एक ही कंफ्यूजन दूर हो जाए कि 2 की पावर n की जगह क्या लिखना है, हमें m लिखना है, तो बात हो जाएगी। बोलो क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल बराबर बात समझ में आ गई होगी, कोई खास बात नहीं है, थोड़ा सा चेंज था, 2 की पावर n को m लेकर प्रोसेस फिर वही वाली करना थी। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने खूब सारे किए, तो ये क्वेश्चन हो सकता है। अब आ जाते हैं अपन अपने लेबनीज रूल पर। लेबनीज रूल पर इस क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन कैसे बनाते हैं ध्यान से सुनना। लेबनीज रूल लगाकर फंक्शन भी बनाया जा सकता है। फंक्शन भी, साउंड तेज करूं थोड़ा सा, 1 मिनट, बोलो भाई, हो गया साउंड बराबर, हो गई बात, वॉइस तेज हो गई वॉइस तेज हो गई, चलो ठीक है आगे स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। अब जरा ध्यान से समझेंगे भाई, रूल वही है, कैलकुलेशन आप तो बस देखना है, मतलब नया कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन ध्यान से आपको तो देखते जाना है। जैसे ये क्वेश्चन है e की पावर -x fx, बढ़िया क्वेश्चन है, बराबर 2 + 0 to x √ t की पावर 4 + 1 dt, ऐसा क्वेश्चन है। निकालना है हमको एफ इनवर्स का डिफरेंशियल। ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको याद दिलाता हूं, मैंने आपको समझाया था एफ इनवर्स का डिफरेंशियल निकालना है। इसमें मैंने आपको समझाया था, याद दिलाता हूं कि जी जो है एफ का इनवर्स है, एफ का प्रतिलोम है, मतलब जी बराबर एफ इनवर्स है। तो एक रूल बताया है हमने, बार बार किया है कि जी एफ एक्स क्या होता है, एक्स होता है, और इसका डिफरेंशियल क्या होता है, तो जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स बराबर 1 आ जाता है। और ये अपन कई बार कर चुके हैं कि जी डैश एफ एक्स इसके बराबर 1/f डैश एक्स आ जाता है। इनवर्स के डिफरेंशियल में ये बात हम देख चुके हैं। इनवर्स का डिफरेंशियल हो तो ये रूल लगता है, ये रूल अपन ने बार बार अप्लाई किया है कि जी आप एफ एक्स एक्स होगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे जी डैश एफ एक्स और एफ डैश एक्स, तो जी डैश एफ एक्स बराबर 1/f डैश एक्स होगा। और यहां पर एफ इनवर्स का डिफरेंशियल चाहिए, मतलब एफ एक्स यहां पर देखो जरा, यहां क्या है, एफ इनवर्स का डिफरेंशियल 2, मतलब यहां पर 2 आना चाहिए, यहां पर 2 आना चाहिए। तो यदि एफ एक्स की जगह पर 2 आ गया, देखो जरा एफ एक्स की जगह पर यदि 2 आता है तो जी डैश 2, ये जो भी एफ डैश एक्स होगा वो अपना आंसर होगा। तो अब देखना तो पड़ेगा ना एफ एक्स है कितना, यहीं से देखते हैं। चलो डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन मुझे हटाना है, ये इंटीग्रेशन हटाना तो लेबनीज रूल इसमें लगा सकता हूं। यहां डिफरेंशियल किया, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया पहले, तो एक e की पावर -x एफ डैश एक्स माइनस e की पावर -x एफ एक्स, ये प्रोडक्ट रूल लगा दिया। e की पावर -x एज इट इज, f का डिफरेंशियल, e की पावर -x का डिफरेंशियल और एफ एक्स एज इट इज। 2 का तो 0 होगा, यहां लेबनीज रूल लगा दें, यहां पर x रख देते और क्या, x की पावर 4 + 1 रखा, x का डिफरेंशियल 1 होता है, नीचे तो 0 है, 0 रखेंगे भी तो 0 का डिफरेंशियल तो 0 ही होगा, ऐसा कुछ आ गया।
है ना। तो अभी यदि हम देखें कि एफ डैश एक्स कितना आया है, तो ध्यान से देखो, एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, मैं इस e की पावर माइनस एक्स को कॉमन निकाल लूं तो ये हो जाएगा e की पावर x अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 1। तो मेरे पास ऐसा एक्सप्रेशन आया है, एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, या मैं इसको ऐसा लिखूं, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स रूट एक्स की पावर 4 प्लस 1। बेटा कैलकुलेशन ही है इसमें, डिफरेंशियल किया है और कैलकुलेशन है, और कुछ भी नहीं है ना। देखो आप, डिफरेंशियल किया मैंने दोनों तरफ, फिर e की पावर माइनस एक्स को, तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स में रिलेशन आ गया। अब मुझे चाहिए एफ इनवर्स 2, तो पहले 2 की बात करें, 2 पर क्या आ सकता है। हम क्या कर सकते हैं भाई, x की जगह 0 रख के कुछ निकाल सकते हैं। सपोज करो कि इसमें मैंने x बराबर 0 रखा, देखना x बराबर 0 रखा, यहां पर मैंने x की जगह पर 0 रखा, x बराबर 0 रखा, e की पावर 0 1 हो जाएगा, और ये 0 0 दोनों हो जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब f0 बराबर 2 आ जाएगा। a की वैल्यू निकाल सकता हूं 0 वाली, है ना, वेरीफाई कैसे कर सकता हूं, 0 से निकाल सकता हूं, -1 से 1 के बीच में मैं 0 से निकाल सकता हूं, क्योंकि 1 रखूंगा तो ये 0 से 1 निकल नहीं पाएगा। मैं यहां से देखो जरा ध्यान से, एफ एक्स निकाला है मैंने, x की जगह 0 लिया तो f देखो अच्छा भी है, f0 2 आया, और मुझे यहां x कितना चाहिए, 2 चाहिए। यदि मैं यहां पे लिखूं f डैश 0 तो ये होगा f0 प्लस यहां 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब f0 कितना है तो 2 है, तो f डैश 0 कितना हो जाएगा, f डैश 0 कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। मैं यहां पर रखूं f0, तो g डैश f0, क्यों रखा है f0, क्योंकि f0 की वैल्यू 2, मतलब ये हो जाएगा g डैश 2 बराबर 1/3 f डैश 0 3। तो देखो यहां पर g को हम बोल सकते हैं f इनवर्स, तो f इनवर्स 2 कितना आया 1/3। आंसर क्या आया इसका 1/3, 1/3। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करना है। बस ये वाली बात ध्यान रखना है कि 0 से 1 से 0 पे वैल्यू निकाली जा सकती है f0 की। इन्होंने पूछा भी इसीलिए है कि 2 इसलिए दिया है कि केवल ये देखो 2, ये रहा 2, ये f0 से 2 आ सकता है, मतलब f0 मुझे 2 रखना है, और यहां पर मुझे मालूम है g ऑफ fx कितना होता है, g ऑफ fx कितना होता है 1/f डैश x। यदि मैं fx की जगह 2 रखूं, या मैं ऐसा बोलूं x की जगह 0 रखूं, मतलब f0 2 हो जाएगा, तो 1/f डैश 0 यहां से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। देख लो जरा, कैलकुलेशन ही है, बस कैलकुलेशन ही है, नया कुछ भी नहीं, सब बता चुका हूं। लेबनिज रूल कैसे लगाना है, क्या लगाना है, बिल्कुल बात क्लियर है। बोलो क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात, है ना। अब सिर्फ आपको यदि अभी तक का आपने कर लिया है तो सिर्फ कैलकुलेशन समझते जाना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कुछ जो एक्स्ट्रा बातें होगी मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन पर और आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए कि ऊपर ऐसा लग रहा है कि लिमिट के क्वेश्चन है, क्वेश्चन का है कि लिमिट के। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, क्वेश्चन लिमिट के हैं, क्वेश्चन काय के हैं, लिमिट के हैं, है ना। लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व हम करते हैं, यदि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो तो एल हॉस्पिटल रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा रूल लगा के, ऊपर भी डिफरेंशियल और नीचे भी डिफरेंशियल। कब लगा सकते हैं, जब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो, जैसे यहां 0 रखता हूं मैं, तो ये आएगा 0 की तरफ जाएगा, और नीचे वाला भी 0 की तरफ जाएगा, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। एल हॉस्पिटल रूल लगाया जा सकता है, मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, मतलब ऊपर भी डिफरेंशियल किया और नीचे भी डिफरेंशियल किया। यहां लगा लेबनिज रूल, cos x की पावर 4 इंटू 2x। देख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना आएगा 2x आएगा। देखो जरा, cos t की पावर 4, cos t की पावर 4, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या आएगा, यहां पर
एक्स स्क्वायर रखा है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल किया है 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल किया है 2x। एक मिनट में क्वेश्चन देखूं, बराबर यही था, शायद यही था, क्वेश्चन तो हो ही गया है, क्वेश्चन तो हो ही गया। अच्छा नीचे भी डिफरेंशियल कर लो। अच्छा एक काम करें, नीचे वाले को डिफरेंशियल करने के पहले थोड़ा सा कन्वर्ट कर दूं क्या मैं, यहां पर मैं x का डिवाइड और x का इंटू कर दूं, तो इस पूरे को एक्स स्क्वायर लिख दूं क्या, अलग से बताऊं क्या, जैसे x साइन x था, है ना, तो मैंने यहां पर साइन x को x लिखना सिखाया है, ये होता है 1, तो यहां पर x साइन x की बजाय मैं एक्स स्क्वायर ले लूं क्या, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो जाएगा क्या, 2x कैंसिल होगा, cos 0 1 आ जाएगा क्या, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ऊपर भी डिफरेंशियल किया, नीचे भी डिफरेंशियल किया। आप x साइन x का डायरेक्ट डिफरेंशियल भी कर सकते हैं, पर लिमिट में अपन ने पढ़ा है यार साइन x अपॉन x 1 होता है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, तो इसको एक्स स्क्वायर ले लो, फिर उसके बाद ऊपर भी डिफरेंशियल करो, नीचे भी डिफरेंशियल करो। यहां भी देखो, यदि मैं इसमें मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करता हूं तो एक मल्टीप्लाई में x आएगा, और इन्फिनाइट रखने पर ऊपर इन्फिनाइट आ जाएगा, इन्फिनाइट रखने पर ऊपर इन्फिनाइट आ जाएगा, टी रखूंगा, टी की जगह इन्फिनाइट रखने पर, और नीचे भी इन्फिनाइट आएगा, मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ये भी है। यहां भी एल हॉस्पिटल लगाते हैं, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनाइट, यहां एल हॉस्पिटल रूल लगाया, क्या आएगा, tan इनवर्स टी, पहले tan इनवर्स टी का स्क्वायर, tan इनवर्स टी का स्क्वायर हुआ पहले तो, और फिर यहां पर कितना हुआ, ये तो t का डिफरेंशियल 1, और इसका डिफरेंशियल कितना आएगा, तो 2t अपॉन 2√t² प्लस 1, है ना, लिमिट t टेंस टू इन्फिनाइट, थोड़ा सा अरेंज कर दिया, tan इनवर्स t का स्क्वायर लिख दिया, और क्या लिख दिया यहां पर, √t² प्लस 1 अपॉन t, है ना। अब ये तो t इन्फिनाइट, ये तो π/2 होता है, ये t इनवर्स इन्फिनाइट तो π/2 होता है। यहां पर देख लो आप, यहां पर t कॉमन निकाल लो, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट को सॉल्व करने का तरीका होता है, तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स t का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, √1 प्लस 1 अपॉन t², t कॉमन तो t कैंसिल, 1 प्लस 1 अपॉन t²। अब इन्फिनाइट रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा π/2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनाइट 0, रिजल्ट आ जाएगा π²/4। ये दोनों एल हॉस्पिटल रूल से क्वेश्चंस थे, और कोई खास बात नहीं थी, कोई खास बात नहीं थी, एल हॉस्पिटल रूल से ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको और बता दिए। फटाफट करते चलो, है ना, क्विक समझते चलो, सब पुराना है, कराया है, समझाया है, बिल्कुल हो गई बात। जल्दी से बोलो क्लियर, जल्दी से बोलो क्लियर, ताकि मैं आगे बढ़ूं। समझ नहीं आया, क्यों समझ नहीं आया बेटा, ये तो बहुत सरल दिखा यार मुझे। देखो ऊपर भी हमने डिफरेंशियल किया, यहां पर t की जगह पर x² डाला तो cos x 4 हुआ, फिर x² का डिफरेंशियल 2x हुआ, x sin x को मैंने x² ले लिया, लिमिट का रूल, sin x अपॉन x 1 होता है, x² का डिफरेंशियल 2x हुआ, 2x कैंसिल हो गया। और इसमें भी ऐसा ही किया है, इसमें लेबनीज रूल लगाया, tan इनवर्स t का स्क्वायर, t का 1, और यहां इसका डिफरेंशियल किया। ये इन्फिनाइट वाली लिमिट है, कई बार सॉल्व करी है अपन ने, t कॉमन निकला, हो गया, हो गया बिल्कुल। खुशबू बेटे तुम कंसेप्ट भूल गए यार, कंसेप्ट भूल गए। लेबनीज रूल क्या है, क्या बताया मैंने, लेबनीज रूल, लेबनीज रूल क्या बताया है, लेबनीज रूल क्या बताया है, पहले ft का डिफरेंशियल किया है क्या, अरे डिफरेंशियल में इंटीग्रेशन हट चुका है, केवल t की जगह पर hx रखा और hx का डिफरेंशियल किया। देखो ना यार, cos का डिफरेंशियल कहां करने लगे तुम, cos का डिफरेंशियल क्यों करोगे, ये बाहर इंटीग्रेशन है ना, यहां लेबनीज रूल लगाया ना, पहले x² इसमें सीधे रखा, फिर x² का डिफरेंशियल किया, फिर x, यहां भी तो नहीं किया था tan इनवर्स का, पहले यहां t पुट किया और t का डिफरेंशियल किया, यही लेबनीज रूल है। चलो ठीक है। हाँ अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देखो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, बड़ा जोरदार क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखो यहां पर निकाल, पहले क्वेश्चन रीड करो,
जो भी लिखा हुआ है, इससे घबराना नहीं, क्या लिखा हुआ है लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हमें ए की वैल्यू निकालना है किसी तरह से, क्योंकि यहां पर पूरा सिर्फ ए का रिजल्ट ही निकालना है। देखो जरा यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, ये देखोगे ना पहले कि मुझे ए चाहिए। यदि ए मिल गया तो इसका आंसर आ जाएगा। और अभी यहां पर यदि मान लो मैं एक्स को 0 लेता हूं, क्योंकि एफ डैश 0 दिया है 4, तो ये 0 हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यदि मैं इसका डिफरेंशियल कर दूं, जो भी फंक्शन है यदि मैं इसका डिफरेंशियल कर दूं, तो ये x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और केवल 2/a बचेगा, और a फिर निकाला जा सकता है x को 0 रखने के बाद। तो यही बात समझ में आई कि इसका मैं डिफरेंशियल कर दूं। अब इसका यदि मैं डिफरेंशियल करता हूं तो देखो यहां पर x है अंदर, इसलिए लेबनीज रूल यहां नहीं लग सकता है ना। पर हां, मैं x को यदि अंदर मल्टीप्लाई, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 पार्ट बनाए जा सकते हैं। देखो मैं ऐसा बना के दे देता हूं, ऐसा बना देता हूं। ये लिखा है fx प्लस एक बार x से इंटू करो, x 0 to x f डैश t dt माइनस 0 to x t f डैश t, ऐसा कर सकता हूं ना। और बराबर जो भी लिखा है e टू द पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और cos 2x, जैसा भी है वैसा लिख दिया। अब मुझे a की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन बड़ा आसान था, सिंपल डिफरेंशियल का क्वेश्चन था, पर बच्चे थोड़ा सा ये नहीं समझ पाए कि इसमें हम a कैसे निकालें। यदि थोड़ा आपको ध्यान आ जाए कि यदि मैं इसका डिफरेंशियल कर दूं तो x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और a का रिजल्ट निकल जाएगा, और यदि a का रिजल्ट निकल गया तो मैं यहां रख दूंगा। आप लोग इसका डिफरेंशियल करो, आप लोग इसका डिफरेंशियल करो। कॉपी पेन भी बिल्कुल रखो साथ में, कलम चलाते रहो, कलम चेटिंग से ज्यादा कलम चलाते रहो। हां देखें जरा, डिफरेंशियल करें, इसका डिफरेंशियल करें, गलती मत करना, डिफरेंशियल बिल्कुल ध्यान से करना। एफ का डिफरेंशियल है ना, यहां लिख दूं, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर दिखने के हैं क्वेश्चन, हैं बड़े आसान। केवल यदि आपने ठीक से इसका डिफरेंशियल कर दिया और उसके बाद x बराबर 0 रख दिया तो आपको a की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि f डैश 0 हमारे पास है, चिंता वाली बात नहीं है ना। f0 भी निकाल सकते हैं, जब 0 रखेंगे तो देख सकते हैं। मुझे a की वैल्यू निकालना, डिफरेंशियल ध्यान से करना। fx का डिफरेंशियल लिखा मैंने सबसे पहले, fx का डिफरेंशियल लिखा मैंने पहले f डैश x, देखना ये एक स्टेप पूरा काम कर जाएगी, प्लस x के सापेक्ष कर रहे हैं, ध्यान रखना x के सापेक्ष, क्योंकि वेरिएबल इसमें यहां पर x है। fx का तो f डैश x, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, तो यहां सीधे लेबनीज मत लगा देना, यहां प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, एक x है और एक ये है। तो पहले मैंने किया x का डिफरेंशियल तो 1 और ये एज इट इज, ऐसा के ऐसा, फिर x ऐसा के ऐसा ही रखा एज इट इज और इसमें लगा दिया लेबनीज। अब क्या करना है, x डालो पहले इसमें, f डैश x, बस x का डिफरेंशियल 1 और x का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा 1, लेबनीज थ्योरम। यहां भी लगाओ, यहां भी लेबनीज लगा तो x डालो इसमें, x f डैश x और x का डिफरेंशियल 1, ये हो गया इसका डिफरेंशियल। ध्यान से देखो, कंप्लीट डिफरेंशियल हो गया। इधर भी करें, यहां लगाया प्रोडक्ट रूल, पहले इसका डिफरेंशियल कर देता हूं, 2e की पावर 2x माइनस 2e की पावर माइनस 2x, एक बार मैंने इसका डिफरेंशियल कर दिया, प्लस अब cos 2x का कर देता हूं। यार डिफरेंशियल ही तो है, तो क्या आ जाएगा 2 sin 2x, वो भी माइनस का, वो भी माइनस का, और यहां बचेगा 2/a, बस बात खत्म हो गई। अब आप x की जगह 0 रख दो, यहां पे मिस्टेक मत करना, बस यहां पे 2 प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना, बाकी मिस्टेक मत करना। चलो मैंने x 0 रखा तो ये हुआ f डैश 0, ये हुआ 0 से 0 तो 0 ही हो जाएगा यार, ये 0 से 0 तो 0 ही हो जाएगा, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए। यहां 0 रखूंगा
तो ये भी जीरो हो जाएगा। अरे यार ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि e की पावर जीरो, e की पावर जीरो, 2 माइनस 2 ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ये भी साइन 2x है, साइन जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। आप देख सकते हो ये इधर भी जीरो आ रहा है, केवल 2/a बच रहा है और ये भी जीरो है। मतलब क्या बचा है, f डैश जीरो बराबर 2/a, और इसीलिए तो दिया है f डैश जीरो की वैल्यू 4, इसीलिए तो दे रखी है। मतलब 4 बराबर 2/a, तो a बराबर आया 1/2 और a बराबर 1/2 यहां रख दो। 2a मतलब 1, तो ये क्या हुआ 1 + 1 की पावर 5 और 1/2 का स्क्वायर, मतलब ये हुआ 32/4, मतलब 8 आंसर आया है, 8 आंसर आया है। एक स्टेप यदि आपने ध्यान से कर ली है तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टेप आपने ध्यान से कर ली है तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 आंसर आया है। बस ये एक स्टेप, ये स्टेप समझ में आ जाए तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर आ रही है बात समझ में। डिफरेंशियल कर रहे हैं, लेबनीज रूल लगा रहे हैं और थोड़ा सा पक्षांतर कर रहे हैं, इधर से उधर ले जा रहे हैं, पर कहीं मिस्टेक मत होने देना। बस जैसे यहां पे मिस्टेक होने का यहां चांस था, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन नहीं लगाते तो आपसे गड़बड़ हो जाती। देखो क्वेश्चन देखने का इतना बड़ा है, एक लाइन आपने डिफरेंशियल की ठीक से कर दी, क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर हो जाता है। और अभी रिसेंट 2022 में क्वेश्चन आया है, मतलब लेबनीज के ऊपर क्वेश्चन आपसे इस तरह के पूछे जा सकते हैं। आपको डिफरेंशियल करते आना चाहिए, आपको डिफरेंशियल करते आना चाहिए, है ना। आगे बढ़े, ये एक क्वेश्चन और। अब फलन का निर्माण कर रहे हैं, फलन का निर्माण कर रहे हैं मतलब हम fx निकाल रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, फलन का निर्माण कर रहे हैं। यार ये थोड़ा सा चैट बंद करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा टाइम हो जाता तो फिर बच्चे कुछ आ जाते हैं, ना। तो पहले मैं ये समझा दूं, फलन का निर्माण बहुत ध्यान से समझना। 2 कंसेप्ट और समझाने जा रहा हूं बेटा मैं आपको। एक तो फंक्शन कैसे फाइंड आउट करना, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेबनीज रूल ही लगाना है ना। फंक्शन कैसे फाइंड आउट करना उसके 2 मेथड बताऊंगा और फिर एस्टिमेशन की बात करूंगा। तो ध्यान से देखें। अब मैं इस क्वेश्चन का डिफरेंशियल यदि करना भी चाहूं, अब बोले डिफरेंशियल क्यों करो सर, एफएक्स ही तो निकालना है। मैंने भाई इंटीग्रेशन कैसे हटाऊंगा फिर मैं, इंटीग्रेशन कैसे हटाऊंगा यदि मैं डिफरेंशियल नहीं करूंगा, तो इंटीग्रेशन कैसे इसमें थर्ड लाइन कौन सी बोल रहे हैं आप नवाब हसन, ये लाइन। हाँ यार ये लाइन मैं नहीं बताऊंगा, मतलब आप डिफरेंशियल करो ना यार और x की जगह 0 रखो, सिंपल तो है, एक आध बार देख लेना नवाब, आ जाएगा। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, मैं यदि यहां लेबनीज थ्योरम की बात करूं तो यहां x को बाहर कैसे निकालूं, ये x बाहर तो आएगा ही नहीं। यदि x बाहर निकल जाता तो मैं लेबनीज रूल लगाता, अभी अंदर x हो तो लेबनीज लग ही नहीं सकता। अब यहां तो एफ टी दिया होता तो अपना काम हो जाता, एफ टी दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, वर्क हो जाता अपना। लेकिन यहां एफ एक्स माइनस टी दिया है। फिर सुनो, यदि एफ टी होता तो डिफरेंशियल जैसा अभी तक किया वैसा ही मैं इसका डिफरेंशियल कर देता, पर यहां एफ एक्स माइनस टी दिया है। मुझे एफ टी यदि मिल जाता तो मैं इसका डिफरेंशियल कर देता। देखो मैं बार बार 2-3 बार मैंने ये बात बोली, क्यों बोली ये बात, कि आपको ये ध्यान आ जाए शायद कि एक्स माइनस टी को यदि टी बनाना है तो किंग लगा दो, ताकि ये टी बने। पहले तो ये टी बने, किंग लगा दिया मैंने, किंग प्रॉपर्टी लगाई मैंने, तो देखो जरा क्या हुआ 0 to x e की पावर में x की t की जगह कितना आएगा, x माइनस टी यहां आ जाएगा, और f और यहां x माइनस टी की जगह क्या आ जाएगा, t। देखो जरा काम हो रहा है आपका। अब एफ टी आया है, अब एफ टी आ चुका है ना। यहां पर मैं प्लस लगा दूं, एक्स स्क्वायर प्लस। अब देखो जरा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस। अब ये सोच कि किंग प्रॉपर्टी क्यों लगाई, ये आपको सोचना है, आप समझ सकते हो। एक्स माइनस सी से एक्स लाए तो क्या किंग प्रॉपर्टी लगाई है। ये क्या है, ये है e की पावर माइनस एक्स और e की पावर t है। मुझे फंक्शन डिजाइन करना है, फलन निकालना है, मुझे क्या निकालना है, फंक्शन निकालना है।
और यहां पर ये fx। अब देखो जरा एक्स स्क्वायर, और अब मैं e की पावर माइनस एक्स को बाहर निकाल लूं क्योंकि अंदर t का फंक्शन है। ये देखो काम हो गया अपना, x बाहर आया। अब डिफरेंशियल कर सकते हैं। पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि x की जगह t की जगह क्या लिखा था, x माइनस टी लिखा था। क्या किया अपन ने, किंग प्रॉपर्टी लगा के टी एक्स माइनस टी को पहले t बना लिया। अब e की पावर, अब मैं डिफरेंशियल कर दूं क्या, अभी भी प्रॉब्लम है। अभी ये प्रॉब्लम है कि जब मैं यहां डिफरेंशियल करूंगा तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन निकालना लगाना पड़ेगा। तो एक बार ये इंटीग्रेशन वाला फंक्शन एज इट इज आएगा, एज इट इज आएगा, तो फिर मैं उसकी वैल्यू शायद नहीं निकाल पाऊंगा, है ना, क्योंकि e की पावर x भी होगा, उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, ये e की पावर माइनस एक्स को इसमें से चुरा लो। क्या कर दो, इसका e की पावर x का इंटू कर दो, तो e की पावर x fx आया बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर x हुआ। और अब सिर्फ ये 0 टू x e की पावर t ft हुआ। बोले सर आपको जब fx निकालना है तो f डैश x से कैसे काम होगा? मैं बोलूंगा f डैश x बराबर जब फंक्शन बन गया तो मैं बाद में उसको इंटीग्रेट करके और fx निकाल लूंगा। तो यहां तक मैंने बराबर कर लिया। अब मैं इसमें आराम से क्या कर सकता हूं, डिफरेंशियल इसका कर सकता हूं। अब मैं इसका डिफरेंशियल इजीली कर सकता हूं, है ना। करो सब लोग डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल सब लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान से करो भैया, इसका डिफरेंशियल करो। देखो जरा मैं करता हूं पहले, ये e की पावर x एज इट इज f डैश x प्लस e की पावर x का डिफरेंशियल f x बराबर, यहां पे किया, यहां किया एक्स स्क्वायर एज इट इज e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x 2x और e की पावर x, ये भी लगा दिया। इसका मैं लेबनीज थ्योरम लगा दिया, e की पावर x fx और x का डिफरेंशियल 1। तो यहां पर ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। e की पावर x भी सब में से निकाल लो, e की पावर x सब में से निकाल लो, e की पावर x जो है सब में से निकाल लो, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, और चारों में से, है ना। e की पावर x कॉमन निकाल लो, क्या बचा भैया, f डैश x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा बचा है। अब मैं fx निकाल सकता हूं। fx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसका इंटीग्रेशन कर दूं। fx ही तो निकालना है, कोई लिमिट विमिट तो है नहीं, बस ऐसा निकालना है। तो fx कितना आया, fx कितना आया, तो fx आया x क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब ये c बचा है, अभी c बचा है ना, तो c के लिए एक काम करते हैं, यहां 0 रख के देखते हैं। यदि मैं यहां 0 रखता हूं तो ये भी 0 और 0 से 0 ये भी 0, तो f0 बराबर 0 आ गया। मतलब यदि मैं x बराबर 0 रखता हूं तो f0 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब c हो जाएगा 0, c हो जाएगा, f0 0 है तो g हो जाएगा 0। फंक्शन क्या आ गया, x क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन आ गया, ये हमारा फंक्शन निकल गया। देख लो जरा ध्यान से, ध्यान से देख लो और बता दो। मेरे हिसाब से कैलकुलेशन ही था। क्यों, कहां पे क्यों किया है, किस कारण से किया है, उस बात पे थोड़ा विशेष ध्यान दो और कैलकुलेशन इंप्रूव करो। ये दो चीजें हैं कि क्वेश्चन आपको पढ़ते आए, क्वेश्चन आप रीड कर सको, क्या करना है, फिर उसमें क्या चेंजेस लाना है, वो आपका दिमाग चलना चाहिए। जैसे यहां पर पहले ये चलना चाहिए कि यार x माइनस टी को एक टी बनाओ तो किंग लगाओ। फिर यहां चलना चाहिए कि केवल मैं इसमें लेबनीज लगाना चाहता हूं तो e की पावर माइनस x हटा दो। डायरेक्ट सीधा भी कर सकते हो, करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना इसलिए सोच पाएंगे क्योंकि आप आईआईटीएंस बनेंगे, इसलिए आप सोच पाएंगे, है ना। आप आईआईटीएंस बनेंगे इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। किंग प्रॉपर्टी फिर से समझा दूं। किंग प्रॉपर्टी यार बेटा करा तो है, ये होता ना किंग प्रॉपर्टी, 0 टू a एफ एक्स बराबर 0 टू a एफ ए माइनस एक्स। कितनी बार किए, किंग के बहुत सारे क्वेश्चन किए ना अपन ने, किंग प्रॉपर्टी के कई सारे क्वेश्चन किए ना अपन ने।
यहां टी की जगह हम x माइनस टी रखेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, टी बचेगा। आपने एनसीईआरटी में बहुत सारे किंग के क्वेश्चन किए हैं। चलिए, हो गई बात, क्लियर बात। अब आता हूं मैं इस मुद्दे वाली बात पे। अब देखना जरा, अब ये आपका जो एक पैटर्न है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको दोनों चीजें समझाऊंगा, क्वेश्चन कैसे समझना और सॉल्व कैसे करना, है ना। कैसे सोच पाएंगे, कैसे सोचना और कैसे सॉल्व करना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब यहां पे क्या लेबनीज के बारे में सोचूं मैं? सोच लिया मैंने सोचा लेबनीज नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? बोले यार यहां पर 0 से 1 दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? 0 से 1 कांस्टेंट है ना दोनों। अरे यार जब मान लो कांस्टेंट है, ए बी है और एफ एक्स है, ऊपर एक्स है ही नहीं या यहां पर टी है ही नहीं, तो यार ये तो एक कांस्टेंट निकलेगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होगा, पहले बी रखूंगा फिर ए रखूंगा, तो एक कांस्टेंट ही आएगा ना। लेबनीज नियम कब लगाना? जब लिमिट में एक्स वेरिएबल हो। यहां पर कोई एक्स वेरिएबल नहीं है तो यहां तो कांस्टेंट ही होगा, यहां तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो 0 होता है। फिर अब इसे कैसे किया जाए? एक टाइप का क्वेश्चन है जब लिमिट, देखो एक इसमें 0 से 1 है, एक्स 0 से एक्स स्क्वायर इस टाइप से होता तो मैं लेबनीज के बारे में सोचता। यहां पर 0 से 1 है और मुझे क्या निकालना? फलन का निर्माण करना है। इसमें भी देखो, इस क्वेश्चन में भी देखो, यहां -π/2 से π/2 है और हमें फलन का निर्माण करना है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं? देखो, ये भी आपका एग्जाम में आया है और ये भी आपका एग्जाम में आया है। हर बार इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैक्सिमम पेपर में इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे करना है? बहुत शानदार तरीका है, ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल परफेक्ट समझ में आएगा। और यदि एक बार ये वाली बात क्लिक हो गई तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिखा और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, है ना। मैं इसको थोड़ा सा पहले ओपन कर लेता हूं। मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं, एफ एक्स बराबर, बहुत ध्यान से, एक्स प्लस 0 to 1 एक्स तो बाहर लिख सकता हूं इसमें मैं, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में है। एक्स 0 to 1 एफ टी डी टी माइनस 0 to 1 टी एफ टी डी टी। और मुझे निकालना है फंक्शन, और फंक्शन नहीं निकालना, फंक्शन में ये कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा ये बताना है। देखना, बहुत अच्छी मेथड है, बढ़िया मेथड है, और ये मेथड बड़ी काम आती है। क्वेश्चन होते हैं इस टाइप का, पैटर्न समझ में आ जाता है। अब यहां पर आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि आप क्या, डिफरेंशियल करने का कोई मीनिंग ही नहीं। एक्स का डिफरेंशियल 1 होगा, इनका तो डिफरेंशियल 0 है इसका डिफरेंशियल 0 है। क्योंकि ये जो दो चीजें लिखी है, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, ये जो दो चीजें लिखी है, एक ये और एक ये, इन दो पे गौर करो। बस बेटा यही टेक्निक लगाने वाला हूं। अब जो मैं टेक्निक लगाने वाला हूं उसको ध्यान से देखना, उसको ध्यान से देखना। ये दो मैंने ब्लॉक बनाए, एक ये और एक ये। मैं ये देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे कि ये कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट है, क्योंकि लिमिट कांस्टेंट है। सिंपल सा सोचो, आपने इसका इंटीग्रेशन किया, फिर 1 रखा, फिर 0 रखा, तो कांस्टेंट ही आएगा ना। तो ये कांस्टेंट आएगा, ये भी एक कांस्टेंट आएगा। यहां पर लेबनीज की बात क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहां 0 से एक्स स्क्वायर ऐसा नहीं है। यहां जब एक्स होता तो क्या होती? लेबनीज की बात होती। मतलब इनका तो क्या आएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट आएगा तो इन कांस्टेंट को मैं ऐसा मान लेता हूं कि कुछ ना कुछ कांस्टेंट इसका रिजल्ट है। मान लो ए है, देखना ऐसा ले लिया मैंने। बहुत बढ़िया तरीका है, शानदार तरीका है, जानदार तरीका है, बिल्कुल देखो जरा इसमें, है ना। और इस पैटर्न को समझो, पैटर्न को फॉलो करना। एक को मैंने मान लिया ए, किसको मैंने ए मान लिया? 0 to 1 एफ टी डी टी, इसको मैंने मान लिया ए। और एक मैंने मान लिया बी, कौन सा? 0 to 1 टी एफ टी। ऐसा सपोज कर लिया, कुछ ना कुछ आएगा तो ये कांस्टेंट ही होगा ना। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अब देखना कैसे गणित कैसे होता है।
गणित क्या होता है जरा ध्यान से देखना। ये लिखा मैंने एफ एक्स, ध्यान से देखना भाई, ये तो है एक्स, ये है ए एक्स और माइनस है बी। तो एफ एक्स मेरे पास आया ए प्लस 1x और माइनस बी। देखो इसको कांस्टेंट तो होगा ही, डन है, 0 से 1 है मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब एक फिक्स क्वांटिटी है। फिक्स क्वांटिटी है तो उसको मैंने ए मान लिया, ये भी एक फिक्स क्वांटिटी है, इसको मैंने बी मान लिया। तो अब मेरे पास ये दिखा, वेरिएबल तो केवल एक्स है, बदलने वाली राशि, तो ये एक लीनियर फंक्शन बना। अब मुझे किसी तरह से ए और बी मालूम पड़ जाए तो मेरा फंक्शन आ जाएगा। अब इसमें यदि मुझे ए और बी की जानकारी हो जाए कि ए और बी क्या है, मतलब अब मेरा टारगेट है कि किसी तरह से मैं ए और बी मालूम कर लूं। यदि मुझे ए और बी मालूम हो जाता है तो फंक्शन मुझे मिल जाएगा। ए में कैसे निकालूं? तो ए रहा वो, ए लिखा है इधर, क्या लिखा है? ए लिखा है कितना, ये लिखा है ए बराबर 0 to 1। एफ टी क्या है? एफ टी क्या है? एफ टी क्या है? एफ टी कहीं दिख रहा है इसमें? एफ टी कहीं दिख रहा है इसमें? ये दिख रहा है ना एफ एक्स, तो यहां टी रख दूं तो वह एफ टी, तो एफ टी हो गया। क्या हो गया एफ टी? देखो ये हुआ ए प्लस 1t और माइनस बी, ये हुआ एफ टी। तो ए बराबर, अब मैं इसका इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है, ए प्लस 1 टी स्क्वायर बाय 2 माइनस बी टी, और ये लिखा 1 0 है ना। इस बी को अपन बाद में देखते हैं, बी को अपन बाद में देखते हैं। तो ये क्या हुआ, जब यहां 1 रखूंगा, ए बराबर ए प्लस 1 बाय 2 माइनस बी, तो 2a बराबर a प्लस 1 माइनस 2b, मतलब a प्लस 2b बराबर 1। ये एक इक्वेशन आ गई, a b निकालना है। दूसरी इक्वेशन के लिए मैं b ले लेता हूं। b क्या है? 0 to 1 t एफ टी, टी मतलब t लिया और एफ टी क्या लिया भाई, इसमें t का इंटू कर देता हूं ना। अरे ये एफ टी है, एफ एक्स की जगह टी है, तो टी का इंटू कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर थोड़ा सा एक स्टेप इतनी डायरेक्ट कर सकता हूं यार। क्या कर सकता हूं, इसमें टी का इंटू कर देता हूं। ए प्लस 1, ये तो टी ही बनेगा, तो टी स्क्वायर, और ये बी इंटू टी, ऐसा बनेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ए प्लस 1 टी क्यूब बाय 3 माइनस बी टी स्क्वायर बाय 2 और 1 0 हुआ। तो b बराबर कितना आया, यहां पर 1 रखा, a प्लस 1 बाय 3 माइनस बी बाय 2, फिर से ये 3b बराबर a प्लस 1 माइनस 3b, क्यों यार, एलसीएम लेंगे तो 6 ले लेते ना, 6b बराबर 2a प्लस 2 माइनस 3b, तो ये कितना हुआ, 2a माइनस 9b बराबर -2। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ले लो, सेकंड इक्वेशन ले लो, दोनों को सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो तो आपके पास a और b आ जाएंगे। जब a और b आ जाएंगे तो a और b को आप यहां पे रख दो, इक्वेशन बन जाएगी, और इक्वेशन बन जाएगी तो आपको पॉइंट मालूम पड़ जाएगा। स्वयं करें, है ना, ये आप प्रैक्टिस इतनी कर सकते हो। इसमें जो समझ में नहीं आया ना बेटा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बराबर पूछो। ये पैटर्न आता है, देखो जरा ध्यान से समझो, बोलो जरा। हाँ आंसर वो ठीक है, आप चेक कर लो ये बात समझ में आई या नहीं आई। एक क्वेश्चन से और समझाता हूं, आप बोलो तो एक क्वेश्चन से इसको और समझाता हूं। e की पावर -x कैसे गायब हुआ, कहां पर, इसमें तो है ही नहीं। अच्छा इसके पहले वाले में, अरे यार बेटा तुम क्वेश्चन क्या करते हो यार, ये e की पावर x आया तो है यहां पर, इस पूरे में e की पावर x से गुणा कर ले, तो
इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, और यहां गायब हो जाएगा, ऐसे गायब हुआ। हाँ बोलो, इसमें क्वेश्चन में बी का स्टेप रिपीट, बी का स्टेप ये वाला, बी मतलब क्या है, टी एफ टी, ये है टी एफ टी। यहां पे मैं ऐसा लिख दूं क्या, एफ टी क्या है, एफ टी यार ये ले लो ना, एफ टी ये रहा एफ टी है ना, एफ टी क्या है, यहां टी रखो, ए प्लस 1 इंटू टी माइनस बी। अब इसमें टी का इंटू कर लो तो ये आया, फिर अब आगे सॉल्व कर लो, आगे सॉल्व कर लो। यार ये क्वेश्चन ऐसा ही है, ये वाले जो कांस्टेंट वाले क्वेश्चन है ना, इसी पैटर्न से किया जाता है। मैं बोल रहा हूं ये एक टाइप है, जब जब आपको कांस्टेंट लिमिट दिखे, आपको दो कांस्टेंट मानना है और ऐसा सॉल्व करना है। अब जो है वो जैसा है ऐसा ही करना है, इसी तरह से होगा। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, इसी में एक क्वेश्चन और बता देता हूं, है ना, एक क्वेश्चन और देख लो इसमें। यहां पर एफ थीटा, ध्यान से देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो, क्लियर हो जाएगा शायद। एफ थीटा बराबर साइन थीटा, है ना। अब यह टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, साइन थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 और एफ टी डी टी प्लस कॉस थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 टी एफ टी। देख लो, ऐसा लिख दिया मैंने, सिंपल बात है भाई, थीटा बाहर निकाल दिया है, टी के रिस्पेक्ट में है तो टी के रिस्पेक्ट में करके लिख दिया। अब देखो हम पहले सोचेंगे लेबनीज के बारे में, है ना। अब यार वो तुम सॉल्व कर लो यार, अभी है ना, मतलब उसको आंसर बताया, उसने बताया फोर्थ वाला आंसर है, उसका फोर्थ आंसर है ना। डायरेक्ट मेथड कैसे, जो मेथड जैसी है वैसी है। अरे कांस्टेंट निकालना घुमा फिरा के, मतलब कोई मैं अपना डिजाइन थोड़ी कर रहा हूं, अपना तरफ से डिजाइन थोड़ी कर रहा हूं भाई। कांस्टेंट फंक्शन फाइंड आउट करने का ये तरीका है भाई। लेबनीज के बारे में ही पहले में हम सोचते हैं, लेकिन लेबनीज के लिए यहां पर जैसे टी लिखा तो यहां वेरिएबल हो, अभी कौन सा, देखो फिर कांस्टेंट दिख रहा है यार, ये फिर कांस्टेंट दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये एक कांस्टेंट और ये एक कांस्टेंट, एक को मैं मान लूंगा ए, ये एक ले लिया मैंने ए बराबर ले लिया माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इसको लिख दिया मैंने एफ टी डी टी। टाइप होता है, टाइप है क्वेश्चन का, घुमा फिरा के क्या होता है, बी बराबर बी मान लिया क्या, माइनस पाई बाय 2 से। इतनी अच्छी अच्छी चीजें समझा रहा हूं, उसको सीखो, उसे सीखो, जो क्वेश्चन जैसा है वैसा ही है। ये देखो ये लिया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लास्ट लेक्चर में जो आपको कुछ क्वेश्चंस आज मैं करवाने वाला हूं वो थोड़े से क्रिटिकल थिंकिंग के हैं। ये पहले मेरी बात हो चुकी है कि इस लेवल, और आपको उस लेवल पर जाना ही पड़ेगा। ये रहा कांस्टेंट, एक ए और एक बी, और जैसे ये कांस्टेंट हुआ तो देखो तरीका, अब शायद अब बेटा और क्लियर हो जाए शायद, है ना, कि ये हुआ साइन थीटा प्लस ये बोल दिया मैंने ए, तो ए साइन थीटा, और ये मैंने बोल दिया बी, तो ये बी कॉस थीटा, तो ये हुआ एफ थीटा बराबर ए प्लस 1 साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। देख लो, अब मुझे ए बी निकालना है, अब मुझे ए बी निकालना है। ए बी निकालने के बाद मैं इंटीग्रेशन करूंगा, 0 से पाई बाय 2 रखूंगा, पर मुझे पहले चाहिए ए और बी चाहिए, ए और बी मुझे चाहिए, यहां पर ए और बी चाहिए। और वैसे भी आप देखो, और फिर उसका क्या लेना है अपने को, मॉड भी लेना है, ए और बी, इसका इंटीग्रेशन करना। तो ए और बी कैसे निकालूं, वो रहा ए और बी। अब जरा आए दिमाग में आ जाए तो मजा आ जाए कि अब निकालना है यहां ए और बी। ए कितना है, देखो जरा, ए ये रहा, ए कितना है, ए क्या है, देखो जरा, ए बराबर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। क्या लिखूं इसको, यहां से लिखो ए प्लस 1 साइन टी प्लस बी कॉस टी डी टी, ये रहा। अब समझो जरा इसको कैसे करोगे यार, ये तो हो जाएगा 0 क्योंकि ये ऑड फंक्शन है,
ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस टी का करेंगे 2 इंटू 0 टू कॉस टी साइन टी 1 होता है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2। तो ए बराबर आ गया 2b। ये एक इक्वेशन आ गई। एक बार लिखा टी साइन टी माइनस π/2 से π/2, इसमें टी का इंटू करता हूं, a+1 टी साइन टी प्लस b और टी कॉस टी। अब ये ऑड फंक्शन है, ये हो जाएगा 0। भाई ये ऑड फंक्शन यहां था, ये ऑड टी इंटू माइनस टी होगा ना, और अब ये माइनस माइनस प्लस ये इवन फंक्शन हुआ, तो b बराबर ये कितना आया a+1, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, ये इवन फंक्शन है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं b बराबर 2a+1 और 0 से, अब इसका इंटीग्रेशन देखो, t एज इट इज माइनस कॉस टी, फिर माइनस कॉस टी का, फिर प्लस ये आ जाएगा साइन टी, और यहां रखेंगे π/2 और 0। ये वैल्यू रख लो, ये वैल्यू रख लो, ये कितनी आ जाएगी, तो 2a+1। जब यहां π/2 रखोगे ये 0 होगा और ये 1 होगा, जब 0 रखोगे तो 0 होगा, मतलब सिर्फ कितना आया 2a+2 आया। तो एक इक्वेशन आ गई मेरे पास a बराबर 2b, और एक इक्वेशन आ गई मेरे पास 2a बराबर 2a+2 बराबर b। a की जगह 2b रख दूं, यार कैलकुलेशन देख लेना यार है, तो b शायद -2/3 आया, और a जो है वो -4/3 आया, तो ये कितना हुआ -1/3 साइन थीटा और प्लस -2/3 कॉस थीटा, है ना। इसका इंटीग्रेशन कर लिया, कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक। मॉड लेना है तो -1/3, आपको मालूम है 0 से π/2 साइन थीटा भी 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो ये कितना आया, शायद 1 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। भले ही इतना तो घुमाना फिराना है, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, कहीं मिसप्रिंट हुआ हो तो बता दो, मिसप्रिंट हुआ तो बता दो। पैटर्न मैंने आपको समझा दिया, पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। फलनों के निर्माण की यह विधि, कहीं रॉन्ग हुआ हो तो बता दो कहां पर हुआ है ना, हो सकता है। कुछ कहीं लिखने में मिस्टेक हुई है क्या, लिखने में मिस्टेक हुई हो तो देख लो। देखो ये तो 0 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, a बराबर 2 भी है, बराबर है। या t का इंटू किया, ये तो ऑड हो जाएगा, t साइन टी मतलब -t cos t प्लस साइन टी। ये इंटीग्रेशन आपको प्रोडक्ट बाय पार्ट से लगाया है, -t साइन टी, t साइन टी का माइनस कॉस टी, फिर माइनस करके फिर से इसी का, तो π/2 रखा 1, 0 रखा 0, बराबर है 2a+2 बराबर, यार करेक्ट तो है, करेक्ट तो है। कहां 2 साइन, 2 साइन, भाई b की वैल्यू रखी -2/3 है ना, और a की वैल्यू रखी -4/3 + 1, तो -1/3 मेरे हिसाब से करेक्ट है। 1/3 समझ नहीं आया, अरे a+1 है ना, a है -4/3, यहां देख लीजिए, ये a+1, a+1, छोटे छोटे कैलकुलेशन, ये ऐसा, ये -1/3 ऐसा आया। अरे तेरी तो परेशानी है ही, इस स्लो पढ़ा रहा हूं मैंने, कितना बोल दिया, कुछ छोड़ दिया, डायरेक्ट करने को बोल दिया, इतना छोड़ दिया, अब इतना एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना यार। अब अपन देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब आ जाते हैं किस पे, एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। बी में बी क्या है, टी एफ टी, एफ टी यहां से निकालना, एफ टी
एफ टी यहां से निकालना, एफ टी कितना है, ए प्लस 1 साइन टी प्लस बी कॉस टी, और टी का इंटू किया है, टी का इंटू किया है। ये ऑड फंक्शन था, जीरो हुआ है, ये माइनस पाई ऐसे, ये डबल हुआ है, डबल हुआ है। इवन ऑड ऐसे देखते हैं यार, तुम तो पुरानी सारी बातें भूल गए हो। एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स दिख जाए तो वो ऑड है। अब मैं तुमको इवन ऑड अभी यहां पर फिर से समझाऊंगा, और यदि मान लो इवन ऑड समझाऊंगा तो अभी बच्चों को, कुछ बच्चों को स्लो लग रहा है, अलग से इंटीग्रेशन। अच्छा हाँ, तो उसमें सेकंड लाइन देखो, ये वाली लाइन बोल रहे हैं आप, है ना। आप देखो एफ थीटा मेरे पास आ चुका, ध्यान से सुन लो, मैं समझ रहा हूं कंफ्यूजन क्या होता है। एफ थीटा आ चुका है तो थीटा को मैं टी रखूं तो एफ टी आ जाएगा ना। तो यहां से सोचो एफ टी क्या हो जाएगा, यहां से सोचो एफ टी क्या हो जाएगा, है ना। यहां क्या हो जाएगा, एफ टी, एफ टी क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 साइन टी और ये बी कॉस टी। बेटा ये एफ टी और ये एफ टी मैंने यहां डाला, अब आप समझ सकते हो, अब आप समझ सकते हो। मॉड इसमें दिया था ना यार, ये मॉड दिया था ना, मॉड, मॉड दिया है ना, ये रहा मॉड, इससे लिया। देखा करो यार, अच्छे से देखा करो, ध्यान से देखा करो, जो जो स्टेप हो रही है ध्यान से समझा करो। तो हम करते हैं अब एस्टिमेशन। अब यहां, अब तुमको अभी तो मैंने क्या किया, अरे इतनी बड़े बड़े स्टेप्स हैं तो थोड़ा सा ध्यान से लिखना पड़ता है। स्टेप ज्यादा बड़े करूंगा स्टेप पूरी नहीं आएगी ना अक्षर से। ऑड बता दिया ना मैंने। अब एफ माइनस थीटा देखो, ऑड और देख लो, यहां पर टी की जगह माइनस टी रखो, ये माइनस हो जाएगा तो ये जी ऑड हो गया। यहां पर माइनस टी रखो तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इवन हुआ और ये ऑड हो गया, है ना। अब बात क्लियर हो गई है। अब हम देखते हैं समाकलन का आकलन, एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब यार थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। अब मत बोलना, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा अब आपको, है ना। अब आपको ये जो छोटी छोटी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, यहां थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहां यही बात कि हम कैसे सोचेंगे, बस उस पर ही थोड़ा सा गौर करना है। क्वेश्चन आसान है, सोच लिया आपने तो मतलब थिंकिंग हो गई तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, पर कैसे देखना है इसको जरा समझना पड़ेगा। पहले मैं एस्टिमेशन का एक आपको तरीका बताता हूं कि यदि एक फंक्शन ऊपर है और एक फंक्शन नीचे है, एक फंक्शन ऊपर है और एक फंक्शन नीचे है, ऐसा है ना। कैसा है कि एक फंक्शन ये ऐसा ऊपर है और एक फंक्शन इसके नीचे है। एक फंक्शन है एफ एक्स और एक फंक्शन है जी एक्स, एक फंक्शन है जी एक्स। एक फंक्शन ऊपर है और एक फंक्शन नीचे है। कहां से कहां तक, ए से बी तक। बोले ऊपर ही आएगा क्या पॉजिटिव में, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो फिर से देखो, फिर से देखो, ये एक फंक्शन ऊपर है और एक फंक्शन नीचे है, एक फंक्शन नीचे है। अभी देख लो, ये ऐसा, एक फंक्शन ऊपर है एक फंक्शन नीचे है, तो यहां पर ये ए से बी है। क्या है, ए से बी है। तो ध्यान से समझो, जो फंक्शन ऊपर है उसका डेफिनेट इंटीग्रल ज्यादा होगा, क्योंकि ये एरिया ही निकालते ना, एल्जेब्रिक सम निकालते ना, इसका डेफिनेट इंटीग्रल ज्यादा होगा और इसके नीचे वाले का डेफिनेट इंटीग्रल कम होगा। मतलब यदि फंक्शन के सारे रिजल्ट, ये कौन सा है, जी एक्स, ये एस्टिमेट हम ऐसा कर सकते हैं। क्या सोच सकते हैं कि यदि फंक्शन ऊपर है और एक नीचे है तो ऊपर वाले का डेफिनेट इंटीग्रल ज्यादा होगा, नीचे वाले का डेफिनेट इंटीग्रल कम होगा। मतलब फंक्शन एक ज्यादा है एक फंक्शन कम है, तो जो फंक्शन की वैल्यू ज्यादा आ रही, सारी वैल्यू ज्यादा है,
एफ एक्स के सारे रिजल्ट जी एक्स से हर पॉइंट पे ज्यादा है, कहीं भी क्रॉस नहीं हुआ, हर पॉइंट पे ज्यादा है एफ एक्स, जी एक्स कम है। तो ए टू बी एफ एक्स निकालूं तो वो हमेशा किससे ज्यादा होगा, ए टू बी जी एक्स से ज्यादा होगा। कोई जरूरी नहीं ऊपर, यहां पर भी मैं इसका आप इंटीग्रेशन निकालूं, देखो यहां पर ये पॉजिटिव नेगेटिव पोर्शन कम है, नीचे वाले का नेगेटिव पोर्शन ज्यादा है, पॉजिटिव कम है, तो भाई अभी भी इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा। मतलब यदि फंक्शन बड़ा है तो उसका डेफिनेट इंटीग्रल भी बड़ा। फंक्शन बड़ा है इससे मतलब समझो कि x के रिजल्ट रखने पर fx हमेशा ज्यादा आता है और gx हमेशा कम आता है। तो fx का a से लेकर b के इंटरवल में समाकलन gx के a से लेकर b के इंटीग्रल में समाकलन से अधिक होगा। पहला कंसेप्ट दिमाग में ये लाओ, सरल बात है। इसके आधार पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, सब में लिमिट सेम है 0 से 1, 4 लिखे हुए है ना, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 और ये 0 से 1, लिमिट सेम है सब में। 4 फंक्शन है अलग अलग 4 फंक्शन है ना। 4 में मतलब सब में cos स्क्वायर x लिखा है, एक में नहीं लिखा, और e की पावर -x का कुछ ऐसा डिजाइन दिया है। अब हमें देखना है कि कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है। तो हमें यही देखना है कि किस फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है और किस फंक्शन की वैल्यू कम है। किसमें, 0 से 1 में। कहां से कहां तक, 0 से 1 में कौन सा फंक्शन बड़ा है और कौन सा फंक्शन छोटा है। किसके अंदर, 0 से 1 में। देखना बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, देखने में इतना टिपिकल लग रहा है लेकिन क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखना जरा ध्यान से। मैं बोल रहा हूं x जो है वो कितना है बेटा, 0 से 1 है, ओपन हो चाहे क्लोज हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 0 से 1 में अब देखो यहां पर है ना, आगे क्या लिखा है, x है, x स्क्वायर है और x स्क्वायर बाय 2 है। ये 3 चीजें लिखी हुई है, देख लो यहां पर ये x स्क्वायर और ये x और यहां भी x स्क्वायर बाय 2 है, ये 3 लिखा हुआ है। x है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर बाय 2 है। अब 0 से 1 में कौन सा बड़ा है, 0 से 1 में कौन सा बड़ा, कई दिनों से पढ़ रहे हैं अपन। 0 से 1 मतलब पॉइंट वाली बात, मतलब स्क्वायर हुआ तो छोटा हो जाएगा, मतलब ये बड़ा है और ये बड़ा है, ऐसा है। x सबसे ज्यादा है, x स्क्वायर उससे कम है, x स्क्वायर बाय 2 और छोटा हो गया, x स्क्वायर बाय 2 और छोटा हो गया है ना। सबसे बड़ा x, फिर x स्क्वायर और फिर x स्क्वायर बाय 2। अब मैं यदि इसमें माइनस लगा दूं या पहले e की पावर x लगा दूं, एक ही बात है। तो ये e की पावर x कैसा फंक्शन हो जाएगा, तो ऐसा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहां पर यदि अभी x पॉजिटिव लिया है तो e की पावर x स्क्वायर और e की पावर x स्क्वायर बाय 2। यदि माइनस लगा दूं इसमें तो जब e की पावर -x लूंगा तो ये फंक्शन हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, e की पावर -x लेस देन e की पावर -x स्क्वायर लेस देन e की पावर -x स्क्वायर बाय 2। आप ऐसा भी कर सकते थे कि पहले माइनस लगा देते फिर ये लिख देते कि x की वैल्यू यदि मान लो बढ़ती जाएगी तो e की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, e का मान भी बढ़ता जाएगा। ये e के बारे में जानकारी मिल गई, अब यदि मैं सब में cos स्क्वायर x का इंटू करूं तो ये e की पावर -x cos स्क्वायर x है ना, और फिर ये लेस देन होगा, cos स्क्वायर x ही ले रहा हूं ना, e की पावर -x स्क्वायर cos स्क्वायर x, फिर ये e की पावर -x स्क्वायर बाय 2 cos स्क्वायर x। और एक फंक्शन और देखो, लास्ट वाला क्या लिखा है, लास्ट वाले में cos स्क्वायर x नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 आएगा। 1 जो है cos स्क्वायर x से बड़ा ही होगा, मतलब सबसे बड़ा फंक्शन e की पावर -x स्क्वायर बाय 2 होगा। 1 आ गया ना, 1 तो cos स्क्वायर sin स्क्वायर से बड़ा ही है ना। ध्यान से देखो चारों स्टेप, देखकर क्वेश्चन होता है, यदि समझ जाए तो कुछ भी नहीं है भाई। x देखो 0 से 1 मतलब फ्रैक्शन पार्ट, x सबसे ज्यादा, x स्क्वायर उससे कम, x स्क्वायर बाय 2 और कम। e लगाया, e इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा ही लगा दिया है ना। माइनस में यदि आ जाता है तो यही फंक्शन वैल्यू बदल जाती है, x की नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा हो जाती है, यदि ये कम है तो ये अपने आप डिक्रीजिंग हो गया। cos स्क्वायर x का इंटू किया, आखिरी वाले को मैंने 1 है तो केवल 1 cos स्क्वायर x से बड़ा ही होता है। अब सब में इंटीग्रेशन लगा दो,
फंक्शन ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये बड़ा है, मतलब इसका इंटीग्रेशन छोटा है, इसका इंटीग्रेशन इससे बड़ा है, इसका इंटीग्रेशन और बड़ा है, इसका इंटीग्रेशन और बड़ा है। ऐसा मत बोलना कि सर आपने सब में dx नहीं लिखा, ये लिख दिया है ना। तो इसका मतलब ये है I1, I1 छोटा है, I2 उससे बड़ा है, I3 उससे भी बड़ा है और I4 उससे भी बड़ा है। कौन सा आंसर ये दिख रहा सामने ही, इस सामने ही आंसर आ रहा है। एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रेशन। देखो कितना शानदार सवाल और कितना सिंपल सा सवाल, सिंपल सा सवाल कि फंक्शन बड़ा। अलग से बताऊंगा बेटा, 2023 के PYQ बहुत सरल थे, ये ज्यादा टिपिकल है इसलिए मैंने वो नहीं लिए। वो है ना, वो अलग से आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आ जाएगा। वो एक आपका एक साथ आप एक टेस्ट होता ना, तो 2023 का एक साथ पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे, है ना। इसी कुछ कुछ तो भी बातें में टेंशन में मत आओ। क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं अच्छे अच्छे वो देखो। पिछले 4 सालों में सबसे इजी पेपर था 2023 का। मेन पॉइंट ये है कि जो फंक्शन बड़ा है वो ऊपर आएगा, मतलब उसका इंटीग्रेशन ज्यादा होगा, जो फंक्शन छोटा होगा वो नहीं। हम एस्टिमेट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कौन सा ज्यादा कौन सा कम, कौन सा कहां से कहां तक जाए, रेंज वाले जैसा है, रेंज ही निकालना है, किसका ज्यादा है किसका कम है। चलो आगे देखें, आगे देखें यार ये हाँ, अब थोड़ा सा सोचना है। देखो 2 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बता रहा हूं जो क्रिटिकल थिंकिंग के हैं और जो है ना दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है। एक्चुअली मालूम है ऑप्शन देख के सोचना पड़ता है। 2-3 चीजें बता रहा हूं, छोटी छोटी बातें, कोई खास बात नहीं है। अब देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम, इसका मुझे देखो ना 4 - x² x⁵ ये इंटीग्रेशन नहीं मालूम, लेकिन मुझे बताना है कि ये इन दोनों में के बीच में है, ये प्रूव करना है। आप ये मत टेंशन लेना कि सर सिद्ध कीजिए वाला कैसे आएगा, यही वाले ऑप्शन आपके ऑब्जेक्टिव में दिए जा सकते थे, 1/2 π/6। अब इसको देखकर, पर फिर भी जो ऑप्शन है उसको देखकर हमें यहां पर थिंकिंग लगाना है, थिंकिंग लगाना है। और यहां पर मैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही बताऊंगा, फिर एक पैटर्न मिल जाएगा, फिर उस पैटर्न से क्वेश्चन होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड लाइन, सेकंड लाइन समझ में नहीं है। अरे x बढ़ता, x कम होता गया तो e⁻x भी कम होता गया, है ना। ये जैसे ये x ये कम होता गया तो e⁻x भी कम होता गया, e⁻x भी कम होता गया। माइनस लिया तो उल्टा हो गया, हम बराबर है। तो देखें यहां चाहिए 1/2, यहां थोड़ा सा सोचे, यह एक लॉजिक लगा रहा। 1/2 तो देखो ये 1/4 से आ सकता है। देखो मैं फंक्शन लिखता हूं 1/, क्या गणित लगेगा, 4 - x² x⁵। क्या ये 1/4 से बड़ा है क्या, 1/4 से बड़ा है क्या। देखो भाई x², ध्यान से सुनो, x², क्योंकि हम 1/2 लाना है ना, इधर जो भी रिजल्ट दिए, x² बड़ा है x⁵ से, आप ये समझते हो। कैसे समझते हो, 0 से 1 है ना, मतलब पॉइंट में है, पॉइंट में है मतलब जितनी पावर ज्यादा उतना छोटा रिजल्ट, है ना। 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर होगा तो 0.01 और क्यूब होगा तो 0.001। तो x² बड़ा है और x⁵ छोटा है, मतलब x² - x⁵ जो है वो 0 से बड़ा है। अब यहां पर देखो ये लिखा है 1/4 - x² - x⁵, ऐसा सोचो, ध्यान से समझना। 4 - x² - x⁵, ये है। देखो अब ये चीज क्या है, ग्रेटर देन 0। अब 4 में से कुछ कम हुआ, 4 में से कुछ कम हुआ मतलब वैल्यू कम हो गई, वैल्यू कम हो गई तो 1/, में बढ़ गई, मतलब 1/4 छोटा और ये बड़ा।
1/4 छोटा, अब 4 में से कुछ माइनस हुआ है तो ये क्वांटिटी छोटी हो गई है, तो 1 में ये बड़ी हो गई है। 1/4 मैंने यहां से सोचा, मैंने फिर बोला आंसर देख के ये 2-3 क्वेश्चन सोचना पड़ेंगे। अच्छा π/6 कब आएगा? तो यार आपको थोड़ा यहां पर देख के ये समझ में आता है क्या कि यदि मैं इतना लिखा हो क्या अंडर, तो ये है ना साइन इनवर्स का, दिख रहा है आपको? दिखना चाहिए। 1/√4 - x² साइन इनवर्स से कर सकते हैं ना, है ना। अब मैं x की पावर 5 है, पॉजिटिव है, यदि मैं कम करूंगा, यदि ये कम करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये छोटा, तो बड़ा हो जाएगा टोटल, तो ये आएगा ग्रेटर देन 1/√4 - x²। यही क्यों लिया? ऑप्शन के हिसाब से। अब मुझे इसका भी इंटीग्रेशन मालूम है, इसका भी इंटीग्रेशन मालूम है, इसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम, है ना। अब थोड़ा सा भी दिमाग रखते हो तो यहां देख के भी समझ में आता है कि 1/4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/√4 - x² के इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें है। तो ये इनके और बीच में कैसे है देख लो। यदि x की पावर 5 मैंने कम किया तो ये हो गया छोटा, और 1 में छोटा मतलब बड़ा, तो ये बड़ा हुआ, ये ग्रेटर हुआ, है ना। और इसमें से 4 में से कुछ क्या कर दिया, कम कर दिया, तो ये आपका छोटा है मतलब ये बड़ा है, और 1/4 सबसे छोटा है। ये लॉजिक आपको लगाते आना चाहिए। अब ये लॉजिक लगा लिया, अब ये लॉजिक लगा लिया, अब कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब मैं यहां लगा देता हूं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लगा देता हूं, है ना। ये तो आपका कितना है, अंडर रूट लेना है, ये भी अंडर रूट लेना है, तो ये तो है 1/2, ये तो है 1/2, है ना। 1/2 इंटीग्रेशन भी करूंगा तो 1/2 ही आएगा, 0 से 1, और यहां यहीं पर इंटीग्रेशन लगा देता हूं, 0 से 1, 0 से 1, यहां भी लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 0 से 1, तो वो तो 1 ही x हो जाएगा, तो 1 आएगा, तो ये तो 1/2 आया। इसको मैंने ऐसा ही लिख दिया, ऐसा लिख दिया। और इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, अलग से कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन इनवर्स x/2, और यहां रखा 1 और 0, तो साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0 मतलब π/6, तो ये आया आपका π/6। तो क्या आंसर आया, 1/2 से π/6, 1/2 से π/6, ये आपका ऑप्शन आया, है ना। बोलो जरा, थोड़ा सा सोचने वाली क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन थोड़े से थिंकिंग वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अब आपको एस्टिमेशन में 1-2 चीजें, फिर आगे आसान आ जाएगा, बस ये 1-2 क्वेश्चन है ना। और भी मैं आपको एस्टिमेशन के अलग अलग तरीके बता, पर ऐसा कुछ आता है तो आपको ये सोचना है किसका आप इसमें से इंटीग्रेशन कर सकते हो, और फिर उसके अकॉर्डिंग लेना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेना है। ये बात है, क्लियर है सबको? 1 लाइन लास्ट स्टेप, कौन सी लास्ट स्टेप, 2 ही तो स्टेप है भाई। ये है तो ये तो 1 का x होगा, तो 1 और 0 तो x 1 हो जाएगा, तो 1/2 है। इसका साइन इनवर्स x/2 है, और यहां पर आप ये चीज आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर ली है। देखो ध्यान से, चलो यहां पे और अच्छे और एक्सप्लेन कर दो। 4 - x² प्लस x की पावर 5, ये बड़ा है 4 - x² से, ऐसे देख, क्योंकि मैंने कम करा तो ये बड़ा है ना, और ये इससे बड़ा है 4, क्योंकि 4 में से कुछ कम हुआ। जब ये 1/, में हुआ, अब तो समझ जा, अब ले लो, ये लो, ऐसा कर लो, इस तरह से कर लो, अभी आ जाएगा। सैंडविच थ्योरम नहीं लगा सकते, सैंडविच थ्योरम जैसा ही है, पर सैंडविच थ्योरम में दोनों क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं बेटा, वो लिमिट सॉल्व करते हैं, है ना। यहां क्या कर रहे हैं हम, दो किस किस के बीच में है ये देख रहे हैं, किस किस के बीच में है देख रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, बिल्कुल आ जाएगा। ये क्वेश्चन करके देखो, ये क्वेश्चन करके देखो, देखो 1 - साइन क्यूब। अब सोचोगे कैसे, 1 - साइन क्यूब दिया है, क्या दिया है, 1 - साइन क्यूब 0 से π/2। अब तुमको यह मालूम है
कि आप 1 माइनस साइन स्क्वायर का भी निकाल सकते हो इंटीग्रेशन, और 1 माइनस साइन 4 का भी निकाल सकते हो, ऐसा सोचो। हाँ, इस क्वेश्चन को आप करके देखो, इस क्वेश्चन को करो आप। पहले चैट बटन बाद में करना, पहले कॉपी में लिखो, पहले कॉपी में करो, इस क्वेश्चन को करो आप। देखना जरा, 0 से π/2 मतलब पक्का साइन है तो पॉजिटिव है ना। अब यहां पर देखो, अपन ऐसा सोच सकते हैं, साइन क्यूब एक्स होता तो 1 से कम ही है, तो ये छोटा होता है किससे, साइन स्क्वायर एक्स से, और बड़ा होता है साइन 4x से। कैसे, अरे भाई 0 से 1 के बीच में पॉइंट वाली वैल्यू, जितनी पावर ज्यादा उतना छोटा होगा ना, माइनस लगा लू, ऐसा कर दूं। ये देखो, ये इसमें 1 माइनस कर देता हूं, है ना। अब मैं यहां पे लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 पे इक्वल हो जाएगा, है ना, इसलिए इक्वल भी लगा है। 1 माइनस साइन क्यूब एक्स और फिर 1 माइनस साइन 4x, ऐसा लिख दिया, स्क्वायर रूट भी लगा लिया। सभी पॉजिटिव हैं, स्क्वायर रूट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 से तो छोटी ही होगी ना यार। इंटीग्रेशन भी लगा दिया, यदि फंक्शन बड़ा है तो उसका इंटीग्रेशन भी अपन ने बताया बड़ा है। ये मैंने इंटीग्रेशन भी लगा दिया, इसको सॉल्व किया, ये हो जाएगा मॉड कॉस एक्स, लेकिन 0 से π/2 तक में प्लस ही होता है, इसलिए मैं सिर्फ कॉस एक्स लिख रहा हूं, सिर्फ कॉस एक्स लिख रहा हूं। भाई अंडर रूट में मॉड कॉस एक्स ही होगा मान रहा हूं मैं, लेकिन 0 से π/2 तक में कॉस पॉजिटिव है, इसलिए कॉस एक्स ही लिख रहा हूं। 0 से π/2 इसे लिखा मैंने 1 माइनस साइन क्यूब एक्स। 0 से π/2 इसे लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये ऐसा लिख दिया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी थोड़ा सा अक्षर छोटा हुआ, देख लेना। ये लिख लिया मैंने फिर से, ऐसा लिखा गया है ना। ये तो होता है 1, 0 से π/, इसका तो टेंशन ही खत्म। इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, है ना। साइन एक्स को रखता हूं t, इसका इंटीग्रेशन, तो यह आ जाएगा कॉस एक्स dx बराबर dt, और लिमिट भैया पहले है 0 से π/2 है, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 1 हो जाएगी, तो ये हुआ 0 से 1 अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये आएगा कितना, इसका फॉर्मूला क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 1/2 टी अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस एल एन टी प्लस रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला आपको याद करवाया था, यदि आपने याद किया है तो बहुत अच्छी बात है। केवल 1 रखना है, 1 और 1 ये हो जाएगा √2
एल एन, यहां पे 1 रखो तो 1 + 1 ln2, ये आएगा कितना 1 + √2, ये आएगा 1 + √2। देख लो ये क्या आया, क्या आया ये 1/2 √2 + ln 1 + √2। ये भी एक स्पेशल क्वेश्चन था अपने आप में, है ना। आपकी सारी आईआईटी की जितनी बुक्स हैं सब में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ये 2-3 क्वेश्चन आपको फिक्स हैं, क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको जो भी आईआईटी की बुक्स है सब में आपको ये क्वेश्चन मिले, कॉमन क्वेश्चन है, बार बार चलता आया है। पहली बार आपने भी देखा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, देखोगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। ये 2 एस्टिमेशन वाले पे थे, ये 2 क्वेश्चन में थिंकिंग थी। अब जो मैं बता रहा हूं अब उसमें लॉजिक लगेगा, अब जो मैं बता रहा हूं अब उसमें लॉजिक लगेगा। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब देखेंगे अपन रेक्टेंगल मेथड, है ना, रेक्टेंगल मेथड। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझा दूं और आप भी ध्यान से समझ लो, फिर अपन आगे की चर्चा करते हैं, फिर अपन आगे की चर्चा करते हैं। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, बढ़िया चीज है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लो, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं, है ना। फिर इसको देखते हैं, आगे देखते हैं। फिर आकलन की आयत विधि, आकलन की क्या है आयत विधि। अब मैं आपको बताऊं, मैं आप बच्चा एक बच्चे से बोल रहा था कि सर स्लो है, नहीं, मैंने आपको बहुत शॉर्टकट में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस करवाए। आप इन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और दूसरे तरीके से आप देखना, आपको समझ आएगा कि हाँ कितनी आसानी से क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। ये 2 क्वेश्चन थे थोड़े से। अब जरा आकलन की विधि जरा ध्यान से देखेंगे, है ना। अब मैं आपको यहां पर 3 फंक्शन बना रहा हूं, दिमाग लगाओगे तो अब यहां पर आपको एक आसान चीज निकल के सामने आएगी, एक बिल्कुल सिंपलेस्ट बात, सरल बात निकल के सामने आएगी कि आखिर हम इंटीग्रेशन का एस्टिमेट करना चाहते हैं। मतलब ये बताना चाहते हैं, एस्टिमेट करना समझते हो कि अपन ने कोई भी प्रोग्राम है और उसमें एक है ना एस्टिमेट बनाया कि कम से कम इतना तो लगेगा ही। बोले शादी का खर्चा, शादी करने वाले हैं हम, तो शादी में बोले कम से कम 5 लाख तो खर्चा लगेगा ही। बोले ज्यादा से ज्यादा 20 लाख, बोले 20 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। तो हमने एस्टिमेट बनाया कि भाई 10 लाख से 20 लाख के बीच में काम अपना हो जाएगा। समझ में आई बात। एस्टिमेट ऐसी होता है। एस्टिमेट कैसे होता है, हमने लिमिट देख ली कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इतना होना चाहिए, है ना, ऐसा देख लिया तो बस उतना ही हमें देखना है। तो वही एस्टिमेट हमको अब इंटीग्रेशन में करना है, वही एस्टिमेट हमको इंटीग्रेशन में करना है कि मिनिमम कम से कम ये कितना होगा, एक फंक्शन a2b fx कम से कम कितना होगा और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा। ये अभी तो कंपैरिजन वाले थे, वो जो 2 थे वो आपके इंस्पेक्शन वाले थे देखकर। अब हम सीधे सीधे बताएंगे कि मिनिमम मतलब अब रेंज निकालेंगे, ऐसा समझ लो। इसकी किसकी रेंज निकालेंगे, a2b fx dx की रेंज निकालेंगे कि ये मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है। दोनों बता देंगे मिनिमम और मैक्सिमम, तो वहां से डिसाइड हो जाएगा कि ये इसकी रेंज है। इसकी बात करेंगे, रेंज निकालने की बात करेंगे, है ना। मैं यहां पर आपको 3 तरह के फंक्शन बताता हूं, 3 टाइप के फंक्शन पे अपन डिस्कस करते हैं और उसका अपन क्या करेंगे बेटा, एस्टिमेट निकालेंगे। एस्टिमेट निकालेंगे कि बजट कितना है, इस फंक्शन का बजट कितना है, कहां से कहां तक ये हो सकता है, कहां से कहां तक ये हो सकता है, ऐसा अपन देखेंगे, है ना। पहले अपन देख रहे हैं, अच्छा हम मैक्सिमम अभी पहले पॉजिटिव रीजन के लिए ही देख रहे हैं। जैसे पहला मैंने बोला कि फंक्शन मान लो इंक्रीजिंग है, फंक्शन कैसा है बेटा, इंक्रीजिंग है। एक मैंने बोला कि फंक्शन ये डिक्रीजिंग है, फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है ना। और एक मैंने बोला फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग है ना। ये तो मिनिमम और मैक्सिमम है, मतलब ज्यादा भी होता है कम भी होता है। यही 3 नेचर हो सकते हैं फंक्शन के, यही 3 नेचर हो सकते हैं। और इसका अपने को एस्टिमेट तय करना है तीनों का। किसका एस्टिमेट तय करना है, इसका एस्टिमेट तय करना है बेटा, a2b fx dx का एस्टिमेट तय करना है।
अब देखना आपको मजा आ जाएगा यदि आपने अच्छे से समझा और इसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कहीं भी एस्टिमेशन का क्वेश्चन आएगा आपसे गलत नहीं होगा। वो एक दो क्वेश्चन अभी जो मैंने बताए थे वहां लॉजिक लगाना है, अब तो मैं आपको बिल्कुल सीधा सीधा बता रहा हूं। देखना जरा, ये आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन, और ये आपका फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। ठीक बात है, देखेंगे आयत विधि, क्या देख रहे हैं अपन, आयत विधि, रेक्टेंगुलर मेथड। ये ए है और ये बी है ना। ये जो पूरा पूरा एरिया है, कंप्लीट एरिया, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। ये एरिया कितना है, ये एरिया क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। ये कितना एरिया है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। ये वाला एरिया भी, यहां पर भी और यहां पर भी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। नेगेटिव वाली बात नहीं है, नहीं तो फिर हमें अलग एस्टिमेट निकालना पड़ता। ए टू बी कितना है, एफ एक्स डी एक्स है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। अब जरा देखना जरा ध्यान से, बहुत सरल है बिल्कुल, एक बार में आपको याद होगा, एक बार में याद होगा, मैं यहां तक समझता हूं, वो बिल्कुल आसानी से बात समझ में आएगी आपको, बिल्कुल आसानी। ध्यान रखना तीनों के तीनों कैसे अपने पॉजिटिव रीजन में है, धनात्मक रीजन में है ना। बहुत ध्यान से 5 मिनट के लिए बिल्कुल पूरा टोटल कंसंट्रेट करके रखना, दिमाग पूरा यहां लगा के रखना, बात क्लियर हो जाएगी पूरी कंप्लीट। देखो मैं यहां पर मैं ऐसा बोलता हूं, यहां पर मैं ऐसा बोलता हूं कि यदि मैंने यहां से 2 रेक्टेंगल बनाए, ये ऐसे रेक्टेंगल बना है ना। एक रेक्टेंगल ये वाला, देखना ये लिया मैंने, 2 पॉइंट लिए, एक है एफ ए और ये है एफ बी, है ना। हम बोल रहे हैं रीजन एरिया कौन सा वाला, एरिया कौन सा, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा नीचे वाला एरिया रेक्टेंगल में। आप बोलो तो मैं नाम भी दे दूं, कोई जरूरत नहीं है। ये वाला जो एरिया, ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल, एक बार में बात बिल्कुल रख के जाएगी, बिल्कुल दिमाग में जाएगी, है ना। ये कंप्लीट एरिया, यहां से इसके नीचे नीचे का एरिया ये लिखा हुआ है, नेगेटिव में आ नहीं रहा है, ऊपर ही है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसका एरिया ये इतना इतना ये लिखा हुआ है। अब ये जो एरिया है, ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है आपका, ये जो एरिया है आपका, है ना, ये जो कंप्लीट एरिया है, ये वाला एरिया इस नीचे वाले रेक्टेंगल से कम ज्यादा है, इस रेक्टेंगल से ये एरिया ज्यादा है। ठीक है, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है, तो इसका एरिया है बी माइनस ए इंटू एफ ए, ये छोटा है। ये देखो b माइनस ए तो ये है, यहां से यहां तक क्या बेटा, b माइनस ए है। ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लो, b माइनस ए इंटू एफ ए, मतलब ये वाला रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल का एरिया इस पूरे एरिया से डेफिनेटली कम है, डेफिनेटली कम है। और ये पूरा रेक्टेंगल, कौन सा वाला रेक्टेंगल, पूरा कंप्लीट रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल पूरा, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया इस एरिया से ज्यादा है, इस एरिया से ज्यादा है। मतलब इसका एरिया क्या होगा, क्या होगा, b माइनस ए एफ बी, ये आपका पूरा रिजल्ट आया। कुछ टिपिकल नहीं है, आप सोचोगे ना ये तो सर क्या आपने बहुत कठिन, नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो तो सही भाई, विड्थ तो फिक्स कर लो, b माइनस ए, b माइनस ए, ये है एफ ए,
ये वाला रेक्टेंगल ऑब्वियस है इससे कम है, और ये वाला जो है इससे इसके एरिया से ज्यादा है, तो b माइनस ए एफ ए छोटा होगा। मतलब इस पूरे एरिया की जो वैल्यू होगी डेफिनेटली इन दोनों के बीच में होगी। ज्यादा से ज्यादा यदि सीधी लाइन हो गई तो वो बराबर हो जाएगा। मतलब इसकी जो वैल्यू है ये डेफिनेटली निश्चित रूप से इसके और इसके बीच में होगी। मतलब अपन ने बताया था ना कि 10 लाख से लेके 20 लाख तक का खर्चा आएगा। अब हो सकता है 15 लाख बीच में आया, लेकिन बात क्या थी कि 10 लाख से 20 लाख के बीच का खर्चा आएगा। ये हो गया इसका एस्टिमेशन, ये हुआ इसका एस्टिमेशन। इसका एस्टिमेशन देखो, इसका एस्टिमेशन देखो, दूसरे वाले का एस्टिमेशन देखो, दूसरे वाले का एस्टिमेशन देखो। क्या देख रहे हो, क्या समझ रहे हो दूसरे वाले के एस्टिमेशन? मतलब बहुत सारी बात तो आप समझ चुके होगे, बहुत सारी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। ये बात तो आपको क्लियर अब हो ही गई होगी, ये तो अपने आप ही आ गया होगा आपको। इंटेलिजेंट बच्चे हो यार सब। ये देखो अब क्या स्थिति बन रही है बताओ, अब क्या बन रही? जब डिक्रीजिंग फंक्शन है भैया, कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, नीचे जाता हुआ है। ये एफ ए है ना, और ये एफ बी है। अब सुनो जरा, अब जरा सुनो, एफ ए है। अब जो क्या लिख दिया मैंने भी, ये एफ ए है और ये एफ बी है। अब पहले ए नीचे था, ए नीचे था, बी ऊपर था, अब ए ऊपर है। मतलब अब ये वाला एरिया इससे ज्यादा है, तो अब यहां पर देखो जरा, यहां क्या होगा? छोटा एरिया कौन सा होगा? बी माइनस ए इंटू एफ बी। अरे इंक्रीजिंग है ना, तो बी माइनस ए इंटू एफ ए छोटा होगा और बी माइनस ए इंटू एफ बी बड़ा होगा। यदि डिक्रीजिंग है ना, तो बी माइनस ए एफ बी छोटा होगा। बता, इतना प्यार से आपको घर बैठे सीखने को मिल रहा है, और क्या चाहिए? ये एस्टिमेशन होगा, ये एस्टिमेशन होगा, ये इसका एस्टिमेशन आकलन और ये इसका आकलन हुआ। बोलो, पहले ये दोनों बात क्लियर हुई हो तो मैं आपको थर्ड वाली बात बिल्कुल क्लिक कर देता हूं। ये दोनों बात क्लियर हुई हो तो बताओ, बोलो क्लियर है बात? ठीक है, बात क्लियर हुई, दिमाग में गई बात, कुछ कठिन तो नहीं है। एस्टिमेट बना रहे हैं अपन कि यार कहां से कहां तक, क्या एस्टिमेट बना रहे हैं कि कहां से कहां तक। तो ये रेक्टेंगल और एक बड़ा रेक्टेंगल, भाई रेक्टेंगल के एरिया मुझे मालूम है, इस रेक्टेंगल से बड़ा होगा, इस रेक्टेंगल से छोटा होगा। यहां पर इस रेक्टेंगल से बड़ा होगा, इस रेक्टेंगल से छोटा होगा। ए माइनस बी होना चाहिए बेटा। नहीं यार, नहीं यार, ये तो बी माइनस। कैसी बात करते हो? यहां से यहां तक की दूरी ए, यहां से यहां तक की दूरी बी, तो ये बी माइनस इसमें हो चाहे इसमें हो। ऐसा मत करो यार, बी माइनस ए ही होगा, है ना, बी माइनस ए ही होगा। सेकंड में एफ बी, यार तुम समझ नहीं रहे हो। ये रहा एफ बी, ये एफ बी, और ये बी माइनस है, ये है बी, एफ बी ये वाला है। एफ ए ज्यादा है, बड़ा वाला एफ ए है, वहां पे एफ ए छोटा था। देखो ना यार, क्लियर है? छोटे से बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, हाँ ऐसे ही समझो ना। हाँ, अब ये वाला समझो, अब इसको समझो, अब इसको समझो, लास्ट थर्ड पॉइंट समझो, थर्ड पॉइंट समझो। पहले इसको भी समझ लो बेटा, फिर बाद में चेट करो, नहीं तो चेट करने में तुम समझते नहीं हो, है ना। ये आपका पहला पॉइंट था पहले ग्राफ के लिए, है ना। अब बड़ा जोरदार है, देखना जरा समझना। दूसरा पॉइंट था दूसरे ग्राफ के लिए। अब इसको देखो, यहां भी मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं, यहां भी मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं। किसे रेक्टेंगल बना रहा हूं? देखो ये ऐसा लिया, डॉटेड नहीं लूंगा, पूरा रेक्टेंगल बनाऊंगा। यहां भी मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं, ये बनाया यहां तक, ठीक बात, और ये बनाया ऐसा।
ये बच्चों बनाया मैंने रेक्टेंगल, ये बनाया रेक्टेंगल। अब सुनना, अब सुनना, अब यहां एफ ए एफ भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कुछ अलग है, तो कुछ मालूम कर लो, मालूम कर लो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। बोले इसकी मिनिमम वैल्यू और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू है m और मैक्सिमम वैल्यू है m। भाई ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है ना, तो इसमें क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। इसमें क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। अब देखो ये जो भी फंक्शन है, इसका एरिया इस रेक्टेंगल से ज्यादा होगा और इस रेक्टेंगल से कम होगा। मिनिमम वैल्यू है ना, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, देखना मैं यहां थर्ड वाला लिख रहा हूं, इसका एरिया होगा b माइनस ए इंटू एम, एम मतलब मिनिमम, b माइनस ए इंटू एम, बीच में आएगा अपना a टू बी एफ एक्स डी एक्स, और फिर बड़ा वाला रेक्टेंगल, बड़े वाले का क्या होगा, b माइनस ए इंटू एम, b माइनस ए इंटू एम। ये तीनों बातें ध्यान से कॉपी में नोट कर लो और अच्छे से देख लो, जो भी क्वेश्चन पूछना है इस पे, सच में जो नहीं आ रहा हो, स्पैमिंग नहीं, जो भी पूछना है वो बराबर आप पूछ लो, वो बराबर पूछ लो। ये तीनों पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इसलिए आप करता हूं चैट कि है ना, तो बीच बीच में कुछ तो भी बात नहीं कर पाए, इसलिए क्या क्या IIT मत, इसलिए आप करता हूं कि तो बीच में आपस में कुछ भी बात नहीं कर पाए। पूछना है प्रॉब्लम तो अभी पूछ लो, पूरा लिखाया फिर समझाया, कोई डिस्टर्ब नहीं हो बच्चे, इसलिए करता हूं, है ना, इसलिए करता हूं। क्योंकि जरा सी देर चैट करता हूं, चालू करता हूं, उतनी देर में भी तुम कुछ ना कुछ गणित दे ही देते हो, तो यदि मैं पूरे टाइम चालू करूंगा तो फिर समझ जाओ, मैं खुद भी समझ गया। थर्ड पॉइंट फिर से क्लियर कर लो। हाँ ऐसे पूछते हैं तो वो अच्छा लगता है। देखो भाई, ये मिनिमम नीचे वाला, ये मिनिमम, ये m और ये b माइनस है, ये इससे ज्यादा ही होगा, ये जो टोटल एरिया है ना इससे ज्यादा ही होगा। ये मैक्सिमम m और b माइनस है, इससे कम ही होगा, बस इतना ही है। एस्टिमेट करते हैं अपन, एक एस्टिमेट करते हैं, इस क्वेश्चन को एस्टिमेट करते हैं। हाँ तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, यदि पूरा स्टडी पे फोकस करते तो इसमें जो समझ में नहीं आया वो पूछो और आगे चलने दो। यदि बेटा यदि कोई स्टडी पे पूरा फोकस करो तो बस पूछो और आगे चलने दो, है ना। चैट ऑफ करने से तुमको कोई फर्क पड़ ही नहीं सकता, फिर कि जैसे ही मैं चालू करूंगा जो नहीं समझ में आया वो पूछ लोगे, है ना, फिर ये फिर बोलने की जरूरत ही नहीं है, चैट क्यों ऑफ करते हो। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ ही हूं, कोई दिक्कत नहीं। इसका एस्टिमेट करते हैं हम साइन एक्स अपॉन एक्स का। किसका एस्टिमेट करते हैं बेटा, साइन एक्स अपॉन एक्स का। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि इस कहां से कहां तक होगा, कैसे एस्टिमेट करेंगे, कहां से कहां तक, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, है ना, ऐसे एस्टिमेट करेंगे ऐसे एस्टिमेट करेंगे। तो हमें यह देखना पड़ेगा ये फंक्शन कौन सा है इन तीनों में से, अरे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि ऊपर नीचे हो रहा है। यदि ऊपर नीचे हो रहा है तो मैक्सिमम मिनिमम निकालना पड़ेगा। फिर आपने गलत बात बोल दी बेटा, है ना, आप ये बोल रहे हो कि बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल, देखना जरा बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल ध्यान से सुना। बड़ा आयत मतलब ये वाला नहीं, बड़ा आयत मतलब ये वाला, ये देख ये वाला एरिया, ये क्या होगा, ये b माइनस ए और एफ ए। बड़ा आयत मतलब ये, यहां पर देख, यहां देख, ये बड़ा आयत, ये रहा बड़ा आयत, क्या है, b माइनस ए इंटू एफ बी, ये है एफ बी माइनस एफ ए। तो ये जो इतना इतना है ना, ये एफ बी माइनस एफ है। बड़ा आयत मतलब मैं पूरा ले रहा हूं, तो एफ बी। क्लियर हो गई होगी बात। हाँ इसका एस्टिमेट करना चालू कर दिया होगा बच्चों ने, एस्टिमेट करना चालू कर दिया होगा बच्चों ने।
अब ये क्वेश्चन है, इसमें कहां दिया है ग्राफ, हम देखेंगे फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है कि मैक्सिमम मिनिमम बन रहा है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चैट बंद नहीं करूं तो क्या करूं? साइन एक्स अपॉन एक्स का एस्टिमेट करना है हमको। हम इस फंक्शन को देखते हैं जरा कि ये फंक्शन कैसा है। साइन एक्स अपॉन एक्स आखिर में फंक्शन है कैसा, साइन एक्स अपॉन एक्स जो है फंक्शन कैसा, और वो भी कहां से कहां तक, पाई बाय 4 से पाई बाय 3 तक, पाई बाय 4 से पाई बाय 3 तक फंक्शन कैसा है ये देखना है अपने को। पाई बाय 4 से पाई बाय 3 तक में फंक्शन कैसा है हमें ये देखना है। फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, या फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम ऐसा कुछ जा रहा है। ग्राफ कहां बनाएंगे? अरे यार ग्राफ नहीं बनाना है, आपको यह देखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या ऊपर नीचे हो रहा है ना। वो मैंने एग्जांपल दिया कि मान लो इंक्रीजिंग है तो कैसा होगा। अभी इससे समझो, इससे समझो, यहां से समझो। इस फंक्शन को मैं देखता हूं ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अच्छा एक्स कितना है ध्यान रखना, एक्स जो है ना ये आपका पाई बाय 3 से पाई बाय 4, मतलब पाई बाय 4 से पाई बाय 3 है। इसमें ही बात करेंगे, जो भी बात करेंगे इसके अंदर बात करेंगे। ये मैंने लिखा एफ डैश एक्स, ये मैंने लिखा एफ डैश एक्स, डिफरेंशियल किया एक्स स्क्वायर और एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स चूंकि पॉजिटिव होता है तो कॉस एक्स मैंने कॉमन भी ले लिया यहां पर समझने के लिए, ताकि यहां पर देख सकूं, एक्स माइनस 10x और अपॉन एक्स स्क्वायर लिया। अब इस पे ध्यान दो, अब इस पे ध्यान दो कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्या ध्यान दो कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो कॉस एक्स तो पॉजिटिव है, कॉस एक्स तो पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है। ध्यान से देखना यार, है ध्यान से देखना। ये तो मैंने डिफरेंशियल किया, कॉस एक्स इसलिए बाहर निकाल लिया, मैं चाहता तो साइन में निकाल, कॉस इसलिए निकाल लिया, कॉस पॉजिटिव होता है। अब केवल देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब मुझे केवल इसको देखना है, एक्स माइनस 10x। जरा देखना एक्स कैसा होता है, एक्स होता है ऐसा, एक्स होता है ऐसा। 10x कैसा होता है, 10x इधर से आता है। एक दो बार नहीं कई बार बता चुका हूं। अब इसमें देखो 10x से ज्यादा और x कम है। अरे 10x ये नीचे वाला x है, 10x ऊपर आता, साइन हमेशा कम होता है, ये आपको कई बार बताया। ये x का ग्राफ है और ये 10x, मतलब ये x जो है छोटा है, 10x बड़ा है, x छोटा है, 10x बड़ा है। इसका मतलब ये वाला पार्ट नेगेटिव है, मतलब पूरा पार्ट नेगेटिव है, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। फंक्शन कैसा है बच्चों, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब यदि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो मुझे ये निकालना है, क्या निकालना है ना। पहले ये देख लेता हूं, पहले ये देख लेता हूं। एफ ए कितना है, ए कितना है पाई बाय 4, बी कितना है बेटा पाई बाय 3, है ना। बी माइनस ए कितना है, तो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, मतलब ये है पाई अपॉन 12। एफ ए कितना है, एफ पाई बाय 4 कितना है, पाई बाय 4 कितना है, एफ पाई बाय 4 कितना है, साइन 45, साइन 45, साइन पाई बाय 4 और अपॉन में पाई बाय 4, मतलब ये कितना आया 4 अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन √2। वैल्यू तो निकाल लू ना, एफ पाई बाय 3 भी निकाल लू। एफ पाई बाय 3 कितना है, साइन पाई बाय 3 और अपॉन में पाई बाय 3, मतलब 3 अपॉन पाई, 3 अपॉन पाई और पाई बाय 3 मतलब √3/2, ऐसा कुछ है, ऐसा है। डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है मतलब क्या स्थिति आएगी कि जो ये आपका है इंटीग्रेशन,
डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या बताया है मैंने, ए टू बी एफ एक्स से डी एक्स। डिक्रीजिंग में क्या करते हैं, पहले बी माइनस ए, पहले रखते हैं एफ बी और बाद में रखते हैं एफ ए, उल्टा रखते हैं ना। तो यहां पर पाई बाय 4 से पाई बाय 3 साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो बड़ा होगा किससे, बी माइनस है तो कितना है पाई बाय 12, और एफ बी कितना है तो 3√3 अपॉन 2 पाई, और ये कितना है, ये कितना है पाई बाय 12, और ए कितना है तो 2√2 अपॉन पाई, ये यहां से लिखा भाई 2√2 अपॉन पाई। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व कर लो, देख लो क्या आंसर आया। √3/8 आया है, और ये कितना आया है 2 से 6। यार ऐसे लिख दूं क्या √2/6, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये इसके आंसर आए हैं, ये इसके आंसर आए हैं। ये हुआ एस्टिमेशन, ये हुआ एस्टिमेशन। कहा ग्राफ तो नहीं बनाया ना मैंने, कोई ग्राफ तो नहीं बनाया ना, केवल क्या देखा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अरे यार राम, तुम बात सबसे सुबह से इसी बात पे लगे, नाम ले लो राम शर्मा, हो गई ना बात। देखो ना क्वेश्चन करो, क्वेश्चन की प्रॉब्लम पूछ बेटा, क्वेश्चन की प्रॉब्लम पूछ। एस्टिमेशन जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखो। (10x नेगेटिव), अरे x माइनस 10x नेगेटिव, ये देख ये है ना, मैं ना ये आपको जब शुरू से पढ़ा रहा हूं ना वहां प्रॉब्लम। ये x का ग्राफ है और ये 10x का ग्राफ है, तो 10x ज्यादा है और x कम है, तो 10x ज्यादा है x कम है। x माइनस 10x को नेगेटिव लिखा है, 10x को नेगेटिव नहीं लिखा है, x माइनस 10x को नेगेटिव बोला है, x माइनस 10x को नेगेटिव बोला है। क्लियर है, जोरदार कंसेप्ट है और अच्छा कंसेप्ट है यार, अच्छा कंसेप्ट है। कॉस पॉजिटिव ही है यार, बच्चे तो बड़े गजब गजब। मैंने लिखा सबसे पहले यही लिखा, कॉस एक्स तो पॉजिटिव ही है, कॉस कॉमन निकाला कॉमन, और एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट नेगेटिव है, पूरा फंक्शन नेगेटिव है, मतलब डिक्रीजिंग है। यह ग्राफ बनाना ही नहीं है, अभी ग्राफ बनाने की बात ही नहीं कर रहा हूं, कल अपन करेंगे ग्राफ बनाने की बात। अभी तो केवल ये देखना है आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है या मैक्सिमम मिनिमम निकले और आप निकाल लो। थर्ड वाला कैसे दिखेगा, अपन ये करेंगे डिफरेंशियल। अब ना ये पॉजिटिव निकले ना नेगेटिव निकले, एओडी पूरा पढ़ रखा है अपन ने, ना ये मालूम नहीं पड़े कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फिर अपन उसको बराबर में 0 रखेंगे, तो जहां जहां वो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वहां मैक्सिमम या मिनिमम होगा, फिर अपन उसकी वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो मिनिमम और मैक्सिमम से फिर उसको सॉल्व करेंगे। ये एक क्वेश्चन और करो आप, ये क्वेश्चन देखो IIT मेंस 2020 में एस्टिमेशन करना है आपको, आपको एस्टिमेशन करना है इस क्वेश्चन में, एस्टिमेशन करना है इस क्वेश्चन में। एक बच्ची क्या पूछ रही, चैप्टर कब तक चलेगा? बेटा ये तो आज तो लास्ट ही है, ये तो है ना। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के 3-4, चलो सब लोग करते चलो हैं, ये करो। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के 2-4 लेक्चर होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, दिवाली के पहले पूरा कैलकुलस आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन वेक्टर 3D करेंगे। देखो जरा, अब क्या करोगे, एस्टिमेट करना है आई को, आई स्क्वायर को एस्टिमेट करना है ना। आई स्क्वायर को क्या करना है, एस्टिमेट करना है। कैसे करोगे, कैसे करोगे? सबसे पहले इस फंक्शन को लो, अंदर वाले फंक्शन को, क्या लिखो 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है वही लिखो, और क्या, और अब चेक करो ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए यही प्रोसेस करना है कि फंक्शन है
आप चेक करो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने में प्रॉब्लम, देखो बेटा जब डिफरेंशियल करें और डिफरेंशियल पॉजिटिव आ जाए तो वो इंक्रीजिंग है, यदि डिफरेंशियल नेगेटिव आता है तो वो डिक्रीजिंग। देखें अपन इस क्वेश्चन से देखें, इससे समझते हैं, है ना। ये मैंने किया इसका डिफरेंशियल। देखो सबसे पहले 1/√x का डिफरेंशियल आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है x की पावर -1/2, तो ये कितना हो जाता है -1/2 x की पावर -3/2। तो मैं इसको पहले ऐसा लिख दूं क्या कि -1 में ये कितना हो जाएगा 2x³ -3x² प्लस 12x प्लस 4 की पावर 3/2। ऑब्वियस है अंडर रूट में लिखा मतलब ये पॉजिटिव तो है, ऐसा तो कंफर्म कर लिया करो। स्क्वायर रूट में लिखा है मतलब ये 1 से 2 में पॉजिटिव है, 1 भी रख के देख लो 2 भी। अच्छा बाकी क्या बचा, इसका डिफरेंशियल कितना आएगा, तो 6x² माइनस 6x प्लस 12 ऐसे ही आएगा क्या, 6x² क्या आएगा यार, 6x², 9 है ना यार, ये वही तो मैं बोलूं कहां पे गड़बड़ हो रही, क्या है बच्चे ये 9 है, तो क्या आ जाएगा ये -18x प्लस 12 है ना। अब देखो ये लिखा -6 कॉमन, x -1 x -2, अब मत बोलना फैक्टर आपने सर कैसे किए, आपको आते हैं क्योंकि -9x² प्लस 12x प्लस 4 की पावर 3/2। अब भाई साहब देखना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, अब देखना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। देखो 1 से लेके 2, ये 1 से लेके 2 ये नेगेटिव होगा, ये इतना पूरा 1 से लेके 2 नेगेटिव होगा कि नहीं, वेवी कर्व, अरे वेवी कर्व ये 1 और ये 2 प्लस माइनस प्लस नेगेटिव होगा ना, तो ये नेगेटिव और बाहर भी नेगेटिव, टोटल आया बेटा पॉजिटिव, टोटल कितना आया पॉजिटिव आया है, टोटल कितना आया बच्चों पॉजिटिव आया है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। और यदि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप समझ सकते हो b माइनस, पहले तो क्या लेंगे अपन b माइनस ए एफ ए, है ना, यहां बीच में ले लो i और फिर b माइनस ए एफ बी, b माइनस ए है 1, एफ ए कितना है, a मतलब 1 रखो, यहां पे 1 रखो, f1 निकाल लेता हूं, पहले निकाल देता हूं, f1 कितना आएगा बेटा, ये f1 क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में 2 माइनस 9 प्लस 12 प्लस 4, मतलब ये बचेगा 12 4 16 और 2 18 में से 9 गए, 9 1/3 आएगा। f2 भी देख लो कितना आएगा, f2 लिखो 1/√2 रखोगे तो कितना आएगा 16 माइनस 36 प्लस 24 और प्लस 4, देखो कितना आया 28, 16 में से ये कितने गए 20 28 8, कितना आया 8 आया यार, 1/√8 आया, 1/√8 आया। इसका मतलब क्या हुआ, i जो है वो 1/3 से बड़ा है और 1/√8 से छोटा है। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, आप डायरेक्ट वैल्यू रख के भी देख सकते हो, बड़ा छोटा आपको दिख जाएगा, यदि आप ये नहीं भी करोगे, लेकिन फिर भी ये सेफ्टी के लिए कि भाई क्लियर हो जाए कि पॉजिटिव आगे पहले कौन सा, या फिर वैल्यू रखो और देख लो कौन सा पहले कौन सा बाद में, स्क्वायर कर लो इसका, देख लो आंसर, ये इसका आंसर आएगा, ये ऑप्शन आएगा। क्लियर हो गई बात, यहां तक बात क्लियर हो गई है, यहां तक बात आपको क्लियर हो गई है मेरे हिसाब से यहां तक बात आपको क्लियर हो चुकी है ना। अब मैं आपको ठीक है, ये तो उसमें भी हो जाएगा आपका, आगे भी हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है, एस्टिमेशन वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है, पूरी तरह से बात हो चुकी है।
कंप्लीट बात हो चुकी है। अब अपन क्वेश्चंस की बात कल से करना चालू करेंगे। कल से क्वेश्चंस की बात करेंगे अपन। मतलब ग्राफ की बात करेंगे, कर्व्स की बात करेंगे, एरिया अंडर कर्व करेंगे। ध्यान से देखोगे तो आपको सबको सब पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज अपन ने क्या किया, समाकलन का आकलन किया है। आकलन किया है आज अपन ने, ये पार्ट किया है। और इंटीग्रेशन यहां पर मैंने आपको आज कंप्लीट कर दिया है। इंटीग्रेशन यहां पर मैंने आपको आज कंप्लीट कर दिया है। ठीक बात है। कर दिए ना। हाँ भाई, आवाज आ रही है बच्चों मेरी? क्या हाल है बताओ, कैसी चल रही है स्टडी? क्या ब्लू डेविल बेटा, नाम क्या है यार तेरा? केशव शर्मा। अच्छा, बदल दिया क्या तूने ये? अच्छा चलो, कैसी चल रही स्टडी? अंकुश भाई, क्या हालचाल? अच्छी स्टडी चल रही भाई। मैं कोशिश कर रहा हूं यार, सब बच्चों से थोड़ा सा इंटरेक्शन और हो जाए, थोड़ा सा और मोटिवेट हो जाओ, और ज्यादा अच्छे से स्टडी करो, यही ख्वाहिश है मेरी, और कुछ भी नहीं। तो करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, है ना। डीपीपी अलग अलग लगाते रहो। ये भी डीपीपी है, पिछले वाले लेक्चर जो था ना प्रयास, उसकी भी डीपीपी आप लगा सकते हो। मॉड्यूल सॉल्व करो। अब अपना मेन पार्ट कैलकुलस वाला देना, दिवाली के तक आपको कंप्लीट करके रखना है ना। और सिलेक्शन देना है इस बार। चलो आप लोगों की बात रखो, बोलो अंकुश, में तो बोलता रहता हूं। यार सब है ना, इजी और टिपिकल तो ऐसा समझ में आ गया तो इजी, नहीं समझ में आया तो डिफिकल्ट, है ना। और इजी था मेरे हिसाब से, समझ सकते हैं और अच्छे से। अच्छा समझा तो पूरा रहा हूं ना मैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, है ना। हाँ बस बस ऐसा, बस बिल्कुल ऐसी बातें बोलते हो तो ऐसा लगता बिल्कुल ये सिलेक्ट होके मानेंगे बच्चे इस बार, है ना। चलो ओके ठीक है ना। ऑल द बेस्ट। और कोई डाउट तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो ठीक है। हाँ सर बंद कर दो। हम्म हम्म। चलो ओके बाय, फिर मिलते हैं। जय हिंद।